सभी दोस्तों नमस्कार। 101 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। अभिकथन क्या कहता है कि गणित के शिक्षकों की लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए, मतलब उम्मीद कम रखनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद कम रखना चाहिए। ठीक है। और तर्क ये है कि लड़कियों में गणित को समझाने की जो क्षमता होती है ना, आनुवंशिक की क्षमता जो है वो नहीं होती है। तो ये दोनों सरासर गलत है। ऐसा थोड़ी ना है कि बच्ची जो लड़की है उसको गणित नहीं आती है। और क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये आनुवंशिकता है। क्यों? क्योंकि हर एक लड़की के अंदर ये देखा जाता है कि उनको गणित नहीं आती है। तो ऐसा तो है ही नहीं। हर लड़की के अंदर ऐसा तो है नहीं कि गणित नहीं आता है। लड़कियों को भी गणित आता है। बहुत सारे लड़कों को डर लगता है, लड़कियों को डर लगता है। खेल सारा पता है क्या होता है? क्लास 10th 11th 12th में बोला जाता है तुम आर्ट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो जब लड़की दूर रहेगी मैथ से, तो मैथ से तो डर लगेगा ना। तो किसी भी चीज से अगर आप दूर रहोगे, फेमिलियर नहीं हो, तो डर तो लगना स्वाभाविक है, नेचुरल है। ठीक है। तो अब यहां पर देखोगे तो ये दोनों कथन बिल्कुल सरासर गलत है। कम अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। टीचर का काम है कि बच्चों से उम्मीद रखना और उनको प्रोत्साहित करते रहना। तो दोनों आंसर गलत हो जाएंगे दोस्त। ठीक है। जब दोनों आंसर गलत हैं तो दोनों आंसर गलत हैं। ये 4 नंबर ऑप्शन पे है, तो 4 नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के यहाँ पर बहुत अच्छा आर्टिकल है, उसको जाकर के पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होता है। ठीक है। तो लेटेस्ट पीडीएफ, लेटेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जिस फॉर्म में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे फॉर्म में आपको वहाँ पर पीडीएफ और कंटेंट मिलेगा। तो जाएं वहाँ पर, चीजों को पढ़ें, सेल्फ स्टडी वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। कितने तारीख को? 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। ठीक है। के कस्तूरी रंजन अध्यक्ष थे। के कस्तूरी रंजन अध्यक्ष थे। के कस्तूरी रंजन, ठीक है, अध्यक्ष थे इसके। ठीक है। और MHRD को क्या कर दिया गया? MOE कर दिया गया। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से लेकर के यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। ठीक है। और किसने करा था? ये थे केंद्रीय मंत्री निशंक जी। ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक और प्रकाश जावड़ेकर, जो कि यहाँ पर सूचना प्रसारण मंत्री थे। ठीक है। सिंपल सी बात है इतना। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इस नई शिक्षा नीति में ये वाला पैटर्न अपनाया गया है, 5-3-3-4। ये है क्या 5-3? तो 5 को 2 भाग में बांटा गया, 3+2। 3 में क्या होता है? नर्सरी, LKG, UKG। ठीक है। और 2 में क्या होता है? 2 में होता है क्लास 1 और 2। तो क्लास 1 2 यहां पर हो गया। अब यहां पर देखो 3 4 5, यहां पर क्या है? 6 7 8, यहां पर क्या है? 9 8 10 और सॉरी 6 7 8, 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12। ठीक है। तो यहां तक जाता है। ठीक है। अब इसमें किस चीज पर बल दिया जाता है? बल ये दिया जाता है ना कि बच्चे को ना बहुत सारी भाषाएं आनी चाहिए, मतलब कि बहुभाषिता पर। अब क्यों आनी चाहिए? क्योंकि बच्चों को जो है ना यहाँ पर सीखना पड़ेगा। जैसे कि वो विद्यालय जैसे कि वो विद्यालय में जाते हैं, तो जब विद्यालय में वो जाते हैं ना, तो कोई बच्चा ऐसा है जो कि हिंदी अच्छा बोलता है, कोई अंग्रेजी, वो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, जो वो अपने प्राइमरी एजेंसी से सीखते हैं। तो जब बच्चे को सारी चीजें देखने को मिलेगी स्कूल के अंदर, कोई अपनी भाषा लैंग्वेज बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जैसे केंद्रीय विद्यालय का ही ले लो। अगर आप कहोगे मेरे गांव में तो सब भोजपुरी बोलते हैं, सब खड़ी भाषा बोलते हैं। अब केबीएस का ले लो। अब केबीएस में क्या है कि हर एक स्टेट से बच्चा आता है। कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई हरियाणवी बोल रहा है, कोई यहाँ पर देखो भोजपुरी बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है। तब यहाँ पर क्या होगा? थोड़ी बहुत हरियाणवी आ जाएगी, थोड़ी बहुत हिंदी आ जाएगी, पंजाबी आ जाएगी। तो इससे क्या होगा? उसको फायदा ही होगा। क्योंकि जब भी वो पंजाब में जाएगा तो पंजाबी बोलेगा, हरियाणा में जाएगा तो हरियाणवी बोलेगा, इंग्लिश आएगा तो उसको आने वाले जनरेशन में जो भी दिक्कतें होंगी उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बहुभाषा पर इसीलिए बल दिया जाता है, इसको एक संसाधन के रूप में माना जाता है कि फायदा करेगा। राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट होगा। इसी चीज पर बल देता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और हर साल राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव होते हैं, योजनाएं लाई जाती हैं, तो उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे कि 2023 में NEP 2023 रख दिया जाएगा। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि फिर नई शिक्षा नीति लागू हो गई, उसके अंदर है। ठीक है। जैसे नई शिक्षा नीति बार बार थोड़ी नहीं बोला जाएगा नई शिक्षा नीति 2023। तो मुख्य जो नई शिक्षा नीति है वो 2020 में है, इसके अंतर्गत योजनाएं चलाई जाती हैं। तो उसको भी बोल दिया जाता है नई शिक्षा नीति 2023 में कुछ बदलाव, 2024 में कुछ बदलाव। तो वो साल को जोड़ दिया जाता है नई शिक्षा नीति के साथ, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के साथ। तो उन सभी चीजों को भी लेकर के आपको चलना है, समझना है कि नई नहीं आ गई है, वो समय के साथ जोड़ दिया गया है। एक कथन और देखेंगे कि एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चे के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि एक बच्चा है आपके घर में 5 साल का, मेरे घर में भी एक बच्चा 5 साल का है, हम दोनों मिलते हैं। अब जब हम मिलते हैं तो हमने क्या करा कि इन दोनों को इनकी विकास की दर से तुलना करके सटीकता मापा कैसे जा सकता है?
ठीक है। अब बच्चे की प्रगति करना है, बच्चे की विकास की प्रगति करना है कि राम है ये और ये लक्ष्मण है, ठीक है। अब ये राम और लक्ष्मण जो है इनकी अब हमें क्या करना है कि सटीकता को नापना है कि इनका अंदर विकास कितना है, ठीक है। अब विकास कैसे नाप दोगे? विकास की दर तुलना करके सटीकता से माप सकते हो क्या? किसी भी तरीके से आप नहीं माप सकते। विकास की दर को नहीं मापा जा सकता। किसको मापा जा सकता है? वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को नहीं मापा जा सकता है। ये चीज हम लोगों ने वृद्धि और विकास में अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। तो विकास को नहीं मापा जा सकता, वृद्धि को मापा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों लोगों का नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या? मापा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये तो पहला आंसर तो गलत हो गया। अब देखो ए दो दोनों सही है, ए दो दोनों सही है, ए सही है, ऐसा नहीं है पहला ही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो तीन ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। आंसर नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं? ए आंसर जब गलत है ना तो आंसर नंबर 4 100% हो जाता है, क्योंकि ए यहां पर सही है, ए भी यहां पर भी सही है, ए यहां पर भी सही है। तो जब ए तीनों में सही है तो ए तो गलत है ना, तो चौथे नंबर के साथ ही चला जाएगा। बाकी बी तर्क जरूर देखेंगे हम यहां पर कि विकास का स्वरूप गति सभी बच्चों के लिए एक समान होती है। बिल्कुल वाहियात बात है, क्योंकि बच्चों के लिए हर एक जो बच्चा है ना वो स्पेशल है और सबकी गति जो होती है वो अलग अलग होती है। एक जैसे कभी भी समान गति नहीं होती है। और सांस्कृतिक परिवेश कैसे समान हो सकता है? आप खुद देखो, भारत के अंदर इतनी तरीके की संस्कृति है और हर एक संस्कृति डिफरेंट है। आपका आपके पड़ोस में जो रहने वाला है हो सकता है कि वो रात भर जगता हो, आप रात भर सोते हो। संस्कृति देखो कितना चेंज है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं, उन सभी चीजों को धीरे धीरे आप समझोगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आप चीजों को समझना स्टार्ट करोगे कि वाकई में जीवन है क्या चीज, ठीक है। चलो, तो इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर 4 होगा, ठीक है। और बाद में आप लोग देखते हो ना कि आप कहते हो कि ये बड़े बुजुर्ग हैं, अपने में जीते हैं, उनको ना इस चीज का ज्ञान हो जाता है कि जीवन का मतलब मोल है क्या चीज, ठीक है। बाकी हमें बस नौकरी चाहिए भाई, आप नौकरी लो और उसके बाद जो जीवन में करना है करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नौकरी लेनी है। एक बच्ची फुटबॉल खेलने से पहले, खेलना सीखने से पहले कूदना वो छलांगे मारना सीखती है। बहुत अच्छी बात है। एक बच्ची है जो यहाँ पर खेलना चाहती है, ठीक है, फुटबॉल खेलना चाहती है। अब जब फुटबॉल खेलना चाहती है तो उसको क्या है, उसके पापा ने कहा कि देखो बेटी, ऐसे तो खेल नहीं पाओगे, पहले कूदना सीखो, छलांगे मारना सीखो, थोड़ा सा रनिंग वगैरह करना सीखो ताकि तुम्हारा सांस बने, ठीक है, उसके बाद तुम खेल सकते हो, उसके बाद सीख सकते हो। तो ये किस तरीके की बात का कर रहा है? तो कूदना और छलांगे मारना ये पैरों का काम है, ठीक है। पैरों का काम है कि नहीं? जैसे कि कूदना छलांगे मारना ये सब क्या है? पैरों का काम है, ठीक है। और उसके बाद जब आप देखोगे, ठीक है, ये है आपका हाथ, ये है आपका पैर, ठीक है, ये है पैर। जब ये पैर है, अब ये है उंगलियां, ठीक है। तो पहले दौड़ना सीखेगा ये, उसके बाद ही तो पैर से खेल पाएगा। अब खेला किससे जाता है भाई? ये पैर से खेला जाता है, ठीक है। जूते वूते से खेला जाता है, जूते को पहन करके खेला जाता है फुटबॉल को, तो पैर से मारा नहीं जाता है। बिल्कुल किससे मारा जाता है? पंजे से मारा जाता है, ठीक है, उंगलियों से मारा जाता है। तो सिंपल सी बात है, पहले बड़ा, कहीं ना कहीं देखोगे कि पहले बड़े अंगों का विकास होना, उसके बाद छोटे अंगों का विकास होना, वो सब कहां से जाता है? मतलब कि शरीर के केंद्र से लेकर के बाहर तक जाने की स्थिति है। जैसे कि आप बॉटल पकड़ना पहले सीखते हैं और बॉटल को खोलना जो है वो बाद में सीखते हैं। जैसे बॉटल है, इसको बॉटल को आपने क्या किया, कहीं ना कहीं बॉटल को पकड़ना सीखा, उसके बाद बॉटल को खोलना सीखा। बॉटल को खोलने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी इन सभी चीजों का इस्तेमाल होगा, जैसे कि पहले कूदना, फिर फानना, फिर उसके बाद मटर छीलना, ये सब क्या होता है? समीप से दूर जाता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। और जब भी ऊपर से नीचे की बात करें, सिंपल सी बात है, ऊपर से नीचे तो मतलब शीर्ष से ऊपर, मतलब शीर्ष, और नीचे मतलब कि गामी, शीर्ष गामी, बात खत्म, नीचे जाने वाला। अब समीप दूर मतलब कि यही है कि पहले पकड़ना सीखता है, फिर मटर छीलना सीखता है, ढक्कन खोलना सीखता है, ये सब कुछ कहा जाता है समीप दूर और अभिमुख, प्रॉक्सिमो डिस्टल के पास, ठीक है। आंसर नंबर 4 सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास आनुवंशिकी व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पादन है। अब देखिए, उत्पाद है, अब अंतःक्रिया क्या होता है कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, मतलब मिलना जुलना, ठीक है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, आनुवंशिकी और पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। जैसे कि आनुवंशिकी से आपको कुछ मिला, परिवार ने आपको क्या दे दिया? परिवार ने दे दिया आपको फोन, ठीक है, परिवार ने दे दिया आपको फोन, ठीक है। और पर्यावरण क्या है? पर्यावरण है कि आपको यूट्यूब मिल गया और यूट्यूब पर बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको यूट्यूब नहीं मिलता तो क्या सिर्फ फोन से आप सीटेट की तैयारी कर पाते? पॉसिबल ही नहीं। अब एप्लीकेशन हो चाहे यूट्यूब हो, कुछ भी हो, कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, तो जब भी आपके पास फोन है तो माँ बाप ने दे दिया, मतलब घर की संपत्ति थी, आपने ले ली।
लेकिन आपको उस हिसाब से उसको ढालने के लिए माहौल चाहिए आपको, और वो माहौल अगर मिलेगा तब जाकर के आपका विकास हो सकता है। और सिंपल सी बात यह है कि अगर आप घर में रहोगे दिन भर तो विकास तो आपको हो ही नहीं सकता, तो आपको पर्यावरण में बाहर लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा, अंतः क्रिया का उत्पाद होता है विकास। ठीक है, अब आप जब देखोगे कभी भी किसी जॉब में जाते हैं ना, तो वहां पर क्या मांगते हैं? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्यों मांगते हैं? क्योंकि अगर आपने कहीं 2 साल काम करा होगा ना, तो 2 साल अंतः क्रिया करा होगा आपने, तो 2 साल अंतः क्रिया करने के बाद आपका जो विकास का लेवल होगा वो बढ़ चुका होगा, आप थोड़ा सा डेवलप हो चुके होंगे, आप चीजों को समझ चुके होंगे, इसलिए एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो जब भी इंटरेक्शन होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सही बात है, यहाँ पर पूछा गया सही नहीं है, तो जो नहीं है उसको निकालेंगे, तो पहला तो सही है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। जब भी नहीं है पूछा जाए और जब भी सही हो जाता है तो वो आंसर नहीं होता है। ठीक है, नहीं में नहीं वाला सही होता है। ठीक है, नहीं नहीं मतलब नहीं इक्वल्स टू सही। ठीक है, इसको याद रखेंगे। काफी विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ये भी सही बात है, कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हो यार, सिंपल सी बात है कि कुछ हद तक, जैसे अब माँ बाप नहीं बोलते हैं कि लगता है बच्चा कुछ करेगा बड़ा होकर के क्योंकि इसके लक्षण अच्छे लग रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि विकास की कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, नहीं कुछ हद तक। ठीक है, ये टर्म है। ठीक है, अब आप सोचोगे पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, टिक मार दोगे, इतना आसान नहीं पूछा जाता है, कुछ ना कुछ ट्रिकी लगाई जाती है चीजें। ठीक है, विकास की दर समान होती है, और देखो दूसरे नंबर पे ऑप्शन रखा है बहुत ज्यादा जल्दी में रहेगा बच्चा, दूसरा लगा करके आगे निकल जाएगा। लेकिन तीसरे में क्या है कि विकास की दर समान और सार्वभौमिक होती है, सरासर गलत आंसर है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों सही हो गया, ये नहीं पूछा है तो नहीं वाला ये वाला आंसर है। विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है, बिल्कुल फैक्ट है, बच्चा चलना पहले सीखता है, सामान्य बात है, फिर दौड़ना सीखता है, वो विशिष्ट बात है। ठीक है, तो ये भी सही है। नहीं पूछा है, नहीं वाला ये है गलत आंसर है, तो नहीं नहीं सही। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर क्या है, विकास की दर समान कैसे नहीं होती है। ठीक है, समान कैसे हो सकती है? एक बच्चा जो है 5 साल का है, एक बच्चा जो 5 साल का है, ये बहुत अच्छा बोलता है, ये बच्चा कम बोलता है, कैसे क्यों नहीं समान हुआ भाई? ठीक है, एक बच्चे की हाइट अच्छी हो गई, एक बच्चे की हाइट उस हिसाब से नहीं बढ़ी, तो विकास की दर समान कहां हुई? नहीं हुई ना। और सार्वभौमिक मतलब कि हमेशा से ये चलता आ रहा है, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है, उसको सार्वभौमिक बोला जाता है। यूनिवर्सल जानते ही हो, पूरे यूनिवर्स की बात है कि हर जगह एक चीज है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपका विकास की दर समान कभी नहीं होती, सबका चेंज होता है। ठीक है, आपके भाई का शकल आपसे नहीं मिलेगा, एक जैसी हाइट नहीं होती है, रेयर केसेस होते हैं, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, हर जगह एक्सेप्शन है, लेकिन हर चीज समान नहीं होता, इस चीज को याद रखेंगे। राइट आंसर होगा 3। ठीक है, चलिए एक और अभिकथन आ चुका है यहाँ पर कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्त, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। बिल्कुल फैक्ट है, अगर बच्चे कोई भी व्यवहार करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे सीखते हैं? या तो अपने दोस्तों के सहारे सीखते हैं, या तो फेसबुक पर सीखते हैं, या तो कई सारे स्रोत हैं, माँ बाप से, भाई बहन से, दोस्त यार से, पड़ोसी से, मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आजकल यूट्यूब पे कुछ चीजें देख लो और उस पर बच्चे एक्सपर्ट बन जाते हैं कि मैंने तो इस चीज को जान लिया। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ यूट्यूब पर नहीं है दुनिया। ठीक है, आप जो चीज देखना चाहते हो, जो चीज बनना चाहते हो, वो यूट्यूब पर नहीं है, वो आपको रियल लाइफ में इंटरेक्शन करना पड़ेगा एनवायरनमेंट से, तब जाकर के वो बनोगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ करके आप जिंदगी में बहुत अच्छा नहीं कर सकते, नौकरी ले सकते हो और पैसा कमाओगे, लेकिन पैसे से हर चीज नहीं होता है। हाँ ठीक है, आगे वो जब नौकरी लगेगी तब आपको ये चीज पता लगेगी कि पैसा हर चीज नहीं होता, बट फिलहाल के लिए तो पैसा इंपॉर्टेंट है, नौकरी लगनी चाहिए। ये आंसर तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है, बिल्कुल फैक्ट है। एक प्रक्रिया मतलब क्या होता है? प्रोसेस है, किसी भी चीज को बनने का एक प्रोसेस है। जैसे टीचर बनना एक प्रोसेस है, जैसे कि आप बीएड बीटीसी करते हो, उसके बाद आप सीटेट करते हो, उसके बाद आप एक सुपर टेट का एग्जामिनेशन निकालते हो, कोई भी हो, सुपर टेट हो या रीट हो, चाहे कुछ भी हो, निकालते हो, तो ये क्या है? एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या क्या सीखते हो? बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए चीजों को सीखते हो, और इसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू आप हो सकता है कि बहुत सारे कोचिंग के साथ पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो ये औपचारिक क्या होता है? जिसमें कि विद्यालय आ जाता है, जिसमें कि सिस्टम से स्किल सीखा जाता है विद्यालय में जाकर के। अनौपचारिक है कि माँ बाप ने बोल दिया कि दादाजी ऐसा बोला करते थे, ऐसा कहा करते, तो तू भी ऐसा करा कर बेटा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो घर में सीखते हैं उसको अनौपचारिक साधन बोला जाता है, जो बाहर सीखते हैं उसको औपचारिक बोला जाता है, और औपचारिक वही होता है जो कि विद्यालय में सिखाया जाता है, कैसे उठना है, बैठना है, सिस्टम है, रूटीन है, आप टाइम मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजें जो स्कूल में सिखाई जाती है। और दोस्त यार वहां पर स्कूल में ही मिलते हैं, तो उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है,
एज इट इज जैसे इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि आपका दोस्त है, आप हैं, आपने कुछ अपने दोस्त को सिखाया, आपका दोस्त आपको कुछ सिखाता है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं औपचारिक में आ जाती हैं, और घर से जो ऑलमोस्ट सीखा जाता है, पास पड़ोस को देख करके जो सीखा जाता है वो अनौपचारिक होता है। तो दोनों आंसर तो सही है, आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर होगा। देखते हैं क्या आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर फर्स्ट है। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, 10 क्वेश्चन को बताने में ऑलमोस्ट मुझे 20 मिनट का टाइम लगता है, मतलब एक क्वेश्चन पर 1 से 2 मिनट ऑलमोस्ट देता हूं मैं, ठीक है, 30 सेकंड भी दे सकता हूं, बट सिंपल ये चीज है समझना कि थोड़ा सा आप टीचर बनने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की कर रहे हैं कि नौकरी लगने के बाद कुछ नहीं। टीचर बनने के बाद आपके पास नॉलेज होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। परीक्षा पास करने के गालियां मत सुनना कि ऐसा टीचर है जिसको कुछ आता ही नहीं। नॉलेज बढ़ाओ यार, इसमें बहुत मजा है। टीचर में जो मजा है ना वो नॉलेज का है, ठीक है, पावर का नहीं है, लेकिन नॉलेज है। नॉलेज इज पावर, इस चीज को समझना। आप खुद में सेटिस्फाई हो तो दुनिया कुछ नहीं कर सकती आपका, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को आगे एक लाइन को पूरा कर देना है कि अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, पियाजे ने एक चीज बताई थी, किस क्या बताया था, कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में, ठीक है। अब कॉग्निटिव थ्योरी में क्या था, 4 भाग बताए थे, 4 स्टेज बताया था, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। अब पहला क्या था, पहला था सेंसरी मोटर, दूसरा था प्री ऑपरेशनल, ठीक है, तीसरा था कंक्रीट, चौथा था फॉर्मल, ठीक है, औपचारिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेंसरी मोटर में क्या था, इसकी जो एज होती है 0 से 2 वर्ष, इसकी होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष, कंक्रीट की होती है 7 से 11 और फॉर्मल की होती है 11 से 15, ठीक है। जिसको हम लोग इसको कंक्रीट को क्या कहते हैं, मूर्त, जो चीजें दिखती हैं और उस पर बच्चा सोच सकता है, और चौथी जो है अमूर्त है, जिसको हम लोग फॉर्मल भी कहते हैं, औपचारिक भी कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो बच्चा 7 से 11 साल का है वो क्या कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, अमूर्त संरचनाओं से सरोकार, देखिए 7 से 11 वाला बच्चा किस चीज के बारे में सोच सकता है, मूर्त के बारे में सोच सकता है, ठीक है। तो जब मूर्त के बारे में सोच सकता है तो अमूर्त वाली चीजें क्यों दोगे भाई, नहीं देंगे ना इसको, ठीक है। तो अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना, जब उसकी उम्र 11 साल से प्लस हो जाएगी तब उसको दिया जा सकता है। फिलहाल के लिए वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, तो उसको अमूर्त वाली चीजें नहीं देंगे। वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मुहैया कराने चाहिए, ठीक है। ऐसी समस्याएं देना जो उच्च स्तरीय हो। अब देखिए, उच्च स्तरीय हो और मूर्त सोच पर आधारित हो, ठीक है। उच्च स्तरीय कभी भी नहीं देना है भाई, इस उम्र के बच्चों को उच्च स्तरीय नहीं देना है। यहाँ मूर्त देख तो रखा है लेकिन उच्च स्तरीय दे रखा है, तो बिल्कुल डिफिकल्ट है ये। जहां पर भी दिखेगा ना उच्च स्तरीय, यहां पर स्तर की बात ही नहीं कर, निम्न स्तरीय उच्च स्तरीय सब गलत होता है, ठीक है ना। जैसे आप बोलोगे कि मैं ऊंची जात का हूं, मैं नीची जात का हूं, तो ये गलत है। आपको सिंपल ये समझना है कि जात जात है, लेकिन ऊंचा और नीचे बोल करके इस चीज को कहीं ना कहीं आप वर्गीकृत नहीं कर सकते। वैसे ही टीचिंग में है, वैसे ही क्लासेस में है, वैसे ही नंबर्स के साथ है, ठीक है। तो ऐसी समस्या देना जो उच्च स्तर का हो, ये सरासर गलत है। बड़े लेवल का एग्जामिनेशन यहाँ पर देखोगे कि समस्याएं नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसी समस्याएं देना जो कि तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। देखो, अब तर्क वाली चीजें कहां पर आती हैं, अमूर्त में आता है, ठीक है। तर्क वाली चीजें जो होती है अमूर्त में आता है, तो ये भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हैं, आंसर नंबर हो जाएगा सेकंड। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि जटिल से वर्गीकृत मुहैया कराने के। अब जटिल कोई चीज है, ठीक है, अब कोई चीज जटिल है, जैसे कि आप देखोगे कि बहुत सारे गांव में ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि पहले की आदमी है या फिर औरत है, वो कैसे होता है, जैसे कि बोला जाएगा 128 रुपया हुआ, तो वो कैसे बोलेंगे, 100 और 20 और 8 ना, तो हाँ हाँ 128 ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, जटिल चीज को भी वर्गीकृत करके चीजों को सीख लिया। तो इसका है 100, 20 और 8, 128, चीजें समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को इस तरीके से दिखाई देने वाली चीजों को वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराएं, ताकि बच्चा जो है अमूर्त की तरफ आगे बढ़ सके, ठीक है। आंसर नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को खत्म करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो सिंपल ये चीज है समझना कि आपके दिमाग में कोई चीज मैंने बोली और उसका प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो जीन पियाजे के विकास के किस चरण में बच्चा समझ बना लेता है। अब देखो, सिंपल सी बात है कि अमूर्त वाला जो बच्चा है, साइकिल देखा है, मूर्त वाला बच्चा उसको भी पता है, अमूर्त वाले को भी पता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन समझने वाली बात है कि बच्चा समझ बना लेता है, मतलब कि स्टार्टिंग कब होती है। आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो वहां पर बोला जाता है स्टार्टिंग प्राइस है, मतलब कि
जब सबसे कम वाला होगा ना, जैसे कि बोला जाता है कि चश्मे की दुकान पर मैंने देखा लिखा था चश्मे की दुकान पर क्या लिखा था, 99 रुपीज में चश्मा ले जाए, ठीक है, आंख चेक कराएं और चश्मा ले जाए। तो जब आप 99 रुपीज में आंख चेक कराओगे और चश्मा ले जाओगे, पॉसिबल है क्या? फ्रेम ही और उसके अंदर का जो लेंस है वो, फिर चेकिंग का, इतने सारे खर्चे हैं। लेकिन जब आप जाओगे ना तो बोलेगा ये स्टार्टिंग प्राइस है, ठीक है, आप चश्मा एक्सचेंज करके ला सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तमाम तरीके के सेल्स टेक्निक वहां पर इस्तेमाल करेगा। तो सिंपल सी बात है कि वो स्टार्टिंग समझ कहां से विकसित हो जाती है, स्टार्टिंग क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन जिन प्याजे से बार बार पूछे जाते हैं। तो समझ जो बना लेता है दोस्त, वो होता है आपका देखो पूर्व संक्रियात्मक, क्योंकि पूर्व परंपरागत तो कुहलबर्ग की अवस्था है दोस्त, ठीक है। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, कुहलबर्ग की अवस्था, और इन तीनों में फंसाने की कोशिश करेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, जिसको कंक्रीट कहा जाता है। फॉर्मल अमूर्त, औपचारिक 11 से 15 जो अमूर्त है। लेकिन समझ जो है बच्चा यहाँ पर साइकिल बताने पर वो अपने दिमाग में साइकिल मस्तिष्क में बना लेता है कि इस बार बर्थडे में साइकिल ही लूंगा पापा से, और यहाँ पर तो बनाता ही है, यहाँ पर भी बनाता है, तीनों में तो बनाता है। आपको भी तो बोलूंगा ना, साइकिल आपके घर में जो साइकिल होगी पुरानी या फिर नई या फिर कुछ यूनिक साइकिल आपके दिमाग में आएगी। लेकिन बच्चा समझ कब बना लेता है, यहाँ पर स्टार्ट होता है कि स्टार्टिंग कब से करता है, तो स्टार्टिंग करता है आंसर नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, ठीक है, आंसर नंबर 2। चलिए देखिए सेकेंड आंसर है। चलिए एक और प्रश्न है, उसको भी देखेंगे। आनव मानव जो भी हो 3 अंकों की संख्या का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वैसा करने में सक्षम है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार वो क्या दर्शाता है? बच्चा बच्चा जानता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि समीपस्थ विकास का सिद्धांत, ठीक है। पुनर्बलन, इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। पुनर्बलन के बारे में स्किनर बात करते हैं। परिपक्वता के बारे में कौन बात करता है? पियाजे साहब बात करते हैं। प्रतीकवाद सिंबॉलिक के बारे में कौन बात करता है? ब्रूनर बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये तीनों तो गलत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा ये वाला। अब ये कहने का क्या मतलब है? जैसे 3 अंकों की संख्या का जोड़ कर रही है, जैसे कि 200 का कर रही है, 700 का कर रही है। अब इसको नहीं पता है कि 900 होता है, ठीक है, लेकिन वो 200 तक का चीजों को जानती है, ठीक है, 200 तक गिनना जानती है। अब देखिए किसने, वाइगोत्स्की ने बताया था। अब क्या बताया था? ये चीज है अपने आप से खुद कर लोगे, ठीक है। और ये जो चीज है ना, कलर चेंज करके बताता हूं दोस्त, ठीक है। अब जो ये चीज है यहां पर, ये जो चीज है यहां पर टीचर की हेल्प से करोगे, टीचर की हेल्प लगेगी, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये टीचर की हेल्प से करोगे, और ये जो एरिया है ना ये अपने आप कर लोगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे ठीक है, कुछ पैसे हैं अपने पास तो आप घूम सकते हो, लेकिन कहीं बड़े जगह पे घूमने जाना है तो पापा की मदद लेनी पड़ेगी। तो इन दोनों के बीच के जो गैप है ना, ये जो गैप है इसको जेडपीडी कहा जाता है, ठीक है। तो जो चीज आप जानते हो और जो चीज आप सीखने वाले हो किसी की मदद से, उसके बीच के एरिया को जेडपीडी कहा जाता है, ठीक है। आप चीज समझ रहे हो? ये टीचर की मदद से यहाँ पर सीखते हो, यहाँ पर खुद से सीखते हो, उसके बीच के गैप को जेडपीडी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर। चलिए ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, ठीक है। अब मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें अभी अपडेट हो रही हैं यहाँ पर वेबसाइट पर, तो वहां पर जरूर जाइएगा आप लोग, ठीक है। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, वेबसाइट पर भी अपडेट है, वहां पर जाएंगे तो ज्यादा कंटेंट आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्ति के लिए एक निष्क्रिय प्रक्रिया। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया है, निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय तो गलत हो गया। अभ्यास के बारे में कहाँ बात करते हैं? दोहराव के बारे में वाइगोत्स्की इस चीज के बारे में बात ही नहीं करते। उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंध में ये तो वही चीज हो गई, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुक्रिया, ये सब कहाँ था? ये अपने व्यवहारवाद में है, ठीक है। व्यवहार में जैसे पावलोव को पढ़ेंगे, और स्किनर को नहीं, ये क्या नाम है आपका, थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर वाइगोत्स्की जो है ये भाषा से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है, और इनका कहने का मतलब है कि ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, ज्ञान का बनना ही इनके हिसाब से क्या है? विकास है, ठीक है। तो उन्होंने सामाजिक और संस्कृति विकास के बारे में बात करी, विकास मतलब कि ज्ञान के बारे में बात करी, और क्या बोला कि समाज से और संस्कृति से ज्ञान यहाँ पर डेवलप हो जाता है। आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर मन करे तो। वैसे आप लोग देखते तो हो नहीं वीडियो, बट मेरा काम जो है वो मैं करता हूँ, क्या है? कर्म करो फल की चिंता मत करो। मेरा जो काम है वो मैं अपने लिए ये है कि आप लोगों के लिए कंटेंट ला करके दे रहा हूं, मेरा यही काम है। आप देखें ना देखें वो आपकी मर्जी, शेयर करें ना करें वो आपकी मर्जी, बट 1 से 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आप जा सकते हैं। टेक केयर, सेल्फ में ख्याल रखेंगे दोस्तों, बाय बाय।
सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब 1 से 11 यहाँ पर देखेंगे। सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरे द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 तरीके के लेवल बताए थे जिसमें 6 भाग थे, और 3 तरीके के जो लेवल थे, वो पहला लेवल था वो था यहाँ पर आपका पूर्व पारंपरिक, दूसरा था पारंपरिक, तीसरा था आपका उत्तर पारंपरिक। पहला जो लेवल था उसकी एज थी 4 से लेकर के 10 साल, दूसरा था 10 से लेकर के 13 साल, और तीसरा था जो वो 13 से लेकर के अबव। ठीक है, इसमें 2 चीजें थी, जैसे कि दंड और आज्ञा, दंड और आज्ञा, टिट फॉर टैट। ठीक है, जैसे को तैसा 2 यहाँ पर भाग देखने को मिले। इसमें गुड बॉय गुड गर्ल, और यहां पर आपको एक चीज और देखने को मिला, सोशल लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तीसरे में आप देखोगे तो 2 चीज और देखने को मिली, जैसे यहाँ पर 2 पार्ट इसके हो गए, 2 पार्ट इसके हो गए। अब यहाँ पर देखो, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर यूनिवर्सल मोरालिटी है। तो 5वां है, 6वां है, और इसके भी 2 भाग। तो कुल मिला जुला करके 3 लेवल हैं और 6 भाग हैं, जिसमें हर एक लेवल में 2-2 भाग हैं। वो चीज मैं आपको बार बार बताऊंगा, और जब जब क्वेश्चन आएगा तब तब बताऊंगा। भले वीडियो में 1 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन बार बार करने से आपका बहुत बढ़िया रिवीजन होगा। ठीक है, तो गुड बॉय गुड गर्ल किस में आता है? तो सिंपल सी बात है, पारंपरिक में आता है। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे वही चीज करते हैं जो कि माँ बाप को दिखाया जाए, और इसको याद करने का एक तरीका देखो, गुड बॉय गुड गर्ल। ठीक है, और गुड बॉय गुड गर्ल कब होगा? जब जब भी माँ बाप जो कहते हैं उसकी बात को मानना। तो इसका मतलब है कि माँ बाप के द्वारा बनाए गए लॉ एंड ऑर्डर को भी आप फॉलो कर रहे हो, और उसी चीज को लेकर के मेंशन करते हो। तो पारंपरिक में क्या होता है? परंपरा को माना जाता है। पारंपरिक में परंपरा को माना जाता है अच्छा बनने के लिए। आप हर एक लॉ एंड ऑर्डर को मानते हो और अच्छा बनते हो, सिंपल सी बात है। तो अच्छा दिखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गुड बॉय गुड गर्ल की स्थिति होती है, पारंपरिक में ही होती है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर नंबर 2 राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत है, कोई भी चीज एकमात्र नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि आप एक टीचर से या मुझसे या किसी और से पढ़ करके सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं। एकमात्र स्रोत है ही नहीं सक्सेस का। तो प्रगतिशील शिक्षा में अगर आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक रास्ते नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं एक टीचर को चुन लो आप कामयाब हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। एक टीचर का मोटिवेशन आपका काम करेगा, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आपको इधर हाथ पैर मारने पड़ेंगे कि कहाँ से अच्छा कंटेंट मिल सकता है, क्या हमें कंज्यूम करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको डिसाइड करना है भाई। ठीक है, एक टीचर से आप पढ़िए, कंटेंट पढ़िए, अच्छी बात है। कंटेंट नहीं समझ में आता तो क्या उसी की भक्ति करोगे? नहीं करोगे। आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरी जगह आपको विजिट करना पड़ेगा। जो चीज आपको नहीं समझ में आती वो कहीं और से पढ़ोगे। एक जगह पर कभी भी आप टिक जाओगे तो वो ठहरा पानी देखो खराब हो जाता है दोस्त। ठीक है, तो एकमात्र स्रोत सीखने के लिए कभी भी नहीं हो सकता, बहुत सारे स्रोत है सीखने के लिए। बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से तय नहीं होनी चाहिए, इस चीज को याद रखो। बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं कि भाई तुम्हारा ये बेंच नंबर है ऐसा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी बैठने की व्यवस्था बिल्कुल तय होगी, आप सोच के देखो कि ये क्लासरूम है, यहाँ पर लड़के बैठ रहे हैं। ठीक है, ये राम है, श्याम है, हरि है। ठीक है, और यहाँ पर ए बी सी डी, जो भी मान लो ए बी सी डी, अब ये डेली एक ही पास आकर के बैठते हैं, डेली यही सिस्टम रहेगा। तो ये बच्चा इससे सीखेगा, ये बच्चा इससे सीखेगा, बस यही होगा ना। ये दोनों एक दूसरे के पास बैठेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, ये बच्चा जो है इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, तो फिर प्रगति कहाँ होगी? आपने ज्यादा चीजों को नहीं सीखा ना। प्रगतिशील कक्षा वो होती है जिसमें आप देखोगे कि आर वाला कभी यहाँ पर बी के साथ बैठ जाए। ठीक है, आर वाला कभी बी के साथ बैठता है, कभी ए के साथ बैठता है, तो यहाँ पर प्रगति तब होगी ना। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। उन्हीं लोगों से आप जीवन भर मिलते रहोगे तो क्या आपकी कामयाबी होगी? आप कैसे कामयाब बनेंगे? आपको अलग अलग लोगों से हमेशा मिलना पड़ेगा, तभी तो वैरायटी ऑफ नॉलेज आप गेन करोगे। तो बात सिंपल सी है कि कोई भी चीज तय नहीं है। ठीक है, अगर तय कर लोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, मानकीकृत स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम नहीं हो सकता। एक स्टैंडर्ड मतलब कि सिर्फ यही यही पूछी जाएंगी। मान के चलो कि सीटेट परीक्षा में आपको 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मान लो सीडीपी और ईवीएस। हर कोई यही पढ़ता है, पढ़ाना भी चाहता है, क्योंकि मैं अगर एसएसटी तैयार करूंगा तो कोई देखेगा ही नहीं। ठीक है, मैथ पढ़ाऊंगा तो कोई देखेगा ही नहीं, इसीलिए इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसएसटी तो मैं डिस्कस करूंगा ही, मैथ पढ़ाने पर कोई बच्चा नहीं देखता, सोचता है कि लास्ट में देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चों को डर लगता है। अब सिर्फ ईवीएस और सीडीपी आप पढ़ करके
बहुत बड़े विद्वान तो बन नहीं जाएंगे, आपकी प्रगति तो होगी नहीं, क्योंकि कल को कोई मैथ पूछ दे चार लोगों के बीच में तो आपको लगेगा देखो ये मास्टर बनते हैं अपने आप को, इनको तो ये आता ही नहीं है। ठीक है, तो प्रगति का मतलब ये नहीं है कि आपका एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गया कि इस चीज को पढ़ के आप प्रगति कर सकते हैं, आप प्रोसेस में आ सकते हैं लाइफ की, ऐसा नहीं है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो स्टैंडर्ड जो है ना वो नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें आप हर एक चीज सीख सकें। तो देखो सामाजिक होता है, बिल्कुल फैक्ट है, सीखने का स्वरूप समाज के अंदर जो जो चीजें होती हैं, जिसके समाज के अंदर जो भी चीज है उन सभी चीजों को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर मेरे हिसाब से वन है, देख लेते हैं, राइट आंसर वन ही है। ठीक है, चलिए यहां पर आप देख लेंगे, यहां पर एक बार आप लोग नजर जरूर मार लेना, आंसर नंबर वन जो है राइट आंसर। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ठीक है, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। देखिए मैंने क्या बोला पहले, लचीला, ठीक है, लचीला बहुस्तरीय, बहुत तरीके के स्तर, गतिविधि आधारित अधिगम, तो बिल्कुल फैक्ट है, राइट आंसर तो आंसर नंबर वन ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केवल गलत हो गया, केवल संज्ञानात्मक से नहीं, शारीरिक कहाँ गया, शारीरिक नहीं, सिर्फ बैठ करके पढ़ोगे चश्मा लगा लोगे तो इससे आप इंटेलिजेंट नहीं हो जाओगे भाई, अच्छा नौकरी ले लोगे तो इससे क्या हो गया, जीवन में कामयाब हो गया क्या? आप खुद सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो इस चीज को लेकर के कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ पढ़ता ही है, सिर्फ पढ़ता है, खेलता कूदता नहीं है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता है, और माँ बाप कहते हैं कि इन आवारे लड़कों के साथ, गली के लड़कों के साथ मत खेला करो, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। बच्चा अच्छी नौकरी ले लेता है, लाइफ सेट हो जाती है, क्या लाइफ सेट होती है? आपको घूमने नहीं आता, आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि बाहर के लोगों से कैसे बात करना, आपको सिर्फ अपना काम आता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समय के साथ आ जाती है चेंज, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और आने वाले टाइम में सिर्फ पैसा और सिर्फ कामयाबी पैसा से नहीं होती है, कामयाबी बहुत सारी चीजों से डिपेंड करती है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, ठीक है, ये तो गलत हो गया, मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, बच्चों के स्मरण कौशल मतलब याद करने पर काम करने वाली है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, रटंत विद्या को तो वैसे ही डिनाई करती है कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, इस चीज के ऊपर हम काम नहीं करेंगे। हम लोगों ने तो भाई बचपन में ये पैराग्राफ याद करके आना है, ये पोयम दो याद करके आना है, तो पोयम तो खैर याद किया जाता है लेकिन याद नहीं किया जाता है, एक्टिविटी के द्वारा सिखाई जाती है तो चीजें याद हो जाती है। पोयम लेकर के बैठ जाओगे याद करने, याद होगा? आप खुद बताओ, एक्टिविटी के थ्रू पोयम्स को याद किया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन अब मिलेंगी बच्चों को, आने वाले बच्चे जो है इन सब चीजों का लाभ लेंगे। आंसर नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, एमसीक्यूज बेस्ड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, यहाँ पर भी आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर व्यक्ति बुद्धि का आलेख करती है? मैंने आपको 8 तरीके की इनकी बुद्धि बताई है, दोबारा से एक बार बता देता हूं कौन कौन सी बुद्धि है। एक होता है शाब्दिक, ठीक है, और एक होता है तार्किक, अंकीय भी कहते हैं इसको, अंकीय, ठीक है, इसको अंकीय भी कहते हैं। दो हो गए ये, पहला और दूसरा। फिर देखिए 8 तरीके के होते हैं, मैं सब 8 को बता देता हूँ। फिर तीसरा कौन सा है यहाँ पर, नाचना, मतलब कि गतिज, नाचने में गति लगती है भाई। और तीसरा चौथा हो गया यहाँ पर संगीतमय, ठीक है। पांचवा हो गया आपका अंतर्व्यक्तिक, और छठवा हो गया अंतः व्यक्तिक। अंतर मतलब कि दूसरों के अंदर झांकना, दूसरों को देखना, जैसे नेता लोग होते हैं, आपको पता है कि आपसे आपके बारे में पता लगा लेंगे कि भाई इसको नौकरी चाहिए, कि चिकन चाहिए, कि पैसा चाहिए, ठीक है, कि सिर्फ रैली में घूम के युवा नेता बनना चाहता है। ये सारी चीजें वो लोग देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि तुमको कैसे घुमाना है। अंतः में आप खुद को देख लेते हैं कि मुझे क्या करना है भाई लाइफ में, सिर्फ यही चीज करनी है कि कुछ और करना है, ठीक है। सातवां जो होता है वो होता है प्राकृतिक, और आठवां जो होता है स्थानिक। मतलब ये अरेंजमेंट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। शब्दों से तर्क किया जाता है, नाचना और गाना मतलब गतिज और संगीतमय, ठीक है, नाचने का गतिज और संगीतमय मतलब गाना। अंतर और अंतः ये तो दो चीज हो ही गई है। प्रकृति का स्थान ऊपर है, आप जानते हो प्रकृति आपसे ऊपर है, तो प्रकृति का स्थान आपसे ऊपर है। तो इस तरीके से 8 चीजें आपने देख ली। अब सवाल पूछा है अंतर व्यक्ति के बारे में, तो अंतर व्यक्ति क्या, मौखिक और लिखित, ये तो शाब्दिक में आ जाएगा, ये तो होगा नहीं। ध्वनि और ताल ये तो आपका संगीतमय में आ जाएगा, ठीक है। दूसरों के विचारों और इच्छाओं को समझने की क्षमता, यही तो है खुद को समझना अंतः, और दूसरों के समझना अंतर, यही तो अंतर है आप में और दूसरों में, तो यही तो है अंतर। आप में और दूसरे में अंतर मतलब कि दूसरों की इच्छाओं को समझने की बात,
अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है, राइट आंसर है आंसर नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की की संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? वाइगोत्स्की ने किस चीज के बारे में बात करी थी? भाषा के बारे में। तो कहीं बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने, वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, भाषा जो है वो किस चीज को लेकर के है, संज्ञान को विकास के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करती है। अगर आपने भाषा सीख ली तो आपका विकास हो जाएगा, अगर आपने भाषा नहीं सीखी तो आपका विकास नहीं होगा। और भाषा कहाँ से आती है? समाज से आती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, भाषा जो कहाँ से आती है, अंतःक्रिया के द्वारा आती है। मतलब कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, समाज में बहुत सारे लोग हैं। अब उन लोगों से बातचीत जब बच्चा करेगा तो इनके अंदर भाषा डेवलप हो जाएगी। तो बात सिंपल सी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा, क्या कहा था कि भाषा पहले आती है और संज्ञान मतलब कि ज्ञान बाद में होता है। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, देख लेना आप लोग। ठीक है, और पियाजे ने क्या कहा था कि संज्ञान पहले आता है। ये देखिए वाइगोत्स्की हैं, ये पियाजे हैं। पियाजे ने क्या कहा था, संज्ञान पहले आता है। इन्होंने कहा था बेटा जब दिमाग बढ़ेगा तभी तो भाषा सीख पाओगे, ऐसे कैसे भाषा सीख लोगे जब दिमाग ही नहीं होगा। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आएगा तब दिमाग आएगा, पियाजे कहते हैं पहले ज्ञान आएगा तब भाषा आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको याद करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। वाइगोत्स्की संबंधित किससे हैं? भाषा से। तो इनके में पहले भाषा आ जाएगा फिर संज्ञान आएगा। अब बाकी जो भाषा वाइगोत्स्की में पहले आ गया है तो पियाजे में पहले नहीं आएगा, भाषा बाद में आएगा। पहले क्या आएगा? संज्ञान आएगा। सिंपल, क्लियर, ओके। वाइगोत्स्की एक चीज और कहते हैं जेडपीडी के बारे में। जेडपीडी क्या है? दो अवस्थाएं होती है जेडपीडी में। एक होती है जो ये टीचर की सहायता से हो जाए। तो सहायता अगर कोई देता है, किसी को थोड़ा सा भी नॉलेज है और किसी को सहायता दे तो उसको पाड़ कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। जैसे कि आपका छोटा भाई भी आपको अगर कोई चीज नहीं आती है और उसने आपको सिखा दी तो वो आपको पाड़ देने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब है कि आप एक गेम खेल रहे हो यहाँ पर, ठीक है, सीओसी गेम खेल रहे हो, क्लैश ऑफ क्लैन गेम खेल रहे हो। मान लो आप थोड़ा सा समझ लेते हो, एक दो लेवल खेल लेते हो आप, उसके बाद नहीं खेल पाते। उसके बाद आपका छोटा भाई दिन भर तो वही खेलता है। तो सीओसी या फिर पता नहीं कितने तरीके के गेम आते हैं, वो आपको सिखाता है कि देखो ये अपग्रेड वर्जन है, ये ऐसे है वैसे है, सारे टेक्निक इक्विपमेंट्स के बारे में बात करता है और वो चीजें आपको बता देता है। तो आपको जो नॉलेज था, खुद का नॉलेज जितना आप खुद कर सकते थे और जितना आप अपने भाई की सहायता से कर रहे हो, उसके बीच के जो एरिया है उसको जेडपीडी, जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर तो आंसर फर्स्ट है। तो मैं यही चीज कहना चाहता हूं, जेडपीडी वो होता है जो चीज आप जानते हो, जो आप खुद जानते हो और जो दूसरों की सहायता से करने में योग्य हो, उसके बीच का एरिया जो है जेडपीडी। और मैं बार बार जब जब आएगा तब तब मैं बताऊंगा। मेरा काम है बताने का दोस्त, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करवा करके नहीं हटने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे व्यूज के लालच नहीं है। अगर जो बच्चा वाकई में सीरियस से सीखना चाहता है तो उसके लिए मैं कंटेंट अपडेट कर रहा हूँ। बाकी इच्छा है उन लोगों की जो भाई बहुत जल्दी हैं, हाइपरटेंशन वाले शिकार हैं, ठीक है, एसडीएम क्या बोलते हैं उसको, एडीएचडी करके बोला जाता है उसको, ठीक है, एडीएचडी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा आपका प्रेशर नहीं, आप कोई भी चीज देखोगे ना 2 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड उसमें जज कर लोगे देखना है कि नहीं देखना है, आप कहीं ठहर के नहीं देखते हो, तो वो दिक्कत वाली बात है, उसको सुधारना बहुत जरूरी है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। बच्चों के सीखने के आकलन के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? अंतःक्रिया मेरा तो फेवरेट है भाई, ये इसके द्वारा सबसे ज्यादा इंसान सीखता है, ठीक है। किसी को जानना हो तो उससे बात करो, किसी दूसरे से पूछोगे तो कुछ नहीं होगा। जिसके बारे में जानना उसी से बात करनी पड़ेगी। जिस चीज को जानना है उस चीज के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उस चीज को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। परियोजना मतलब कि प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। आप किसी चीज के बारे में प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके बारे में जानोगे कब? जब उससे के साथ इंटरेक्शन करोगे। पोर्टफोलियो क्या किया क्या नहीं किया, क्या बाकी है, उन सभी चीजों के बारे में। आत्माकलन, इन सभी चीजों को करने के बाद आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि यार वाकई में हमने किया क्या, ठीक है। तो जब ये सेल्फ असेसमेंट करेगा तब तो समझेगा ना कि हमें कमी कहाँ रह गई, हमें क्या करना चाहिए। इंटरेक्शन में कमी रह गई, प्रोजेक्ट में कमी रह गई और पोर्टफोलियो बनाने में कमी रह गई, क्या कमी रह गई। तो मेरे हिसाब से तो चारों ऑप्शन सही होने चाहिए। अब चलिए यहाँ पर ऑप्शन तो सारे दे रखे हैं, 2 4 2 3 4 1 2 3 4। चलिए आंसर नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगर मैं एक शिक्षक हूं और मुझे अगर आकलन करना है आप लोगों का, तो आप लोगों से इंटरेक्शन पहले क्लास के अंदर होगी, फिर एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिस पर आप काम करेंगे, पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा और उस पोर्टफोलियो में आप लोगों के सभी जो है रिकॉर्ड्स वहां पर मेंटेन होंगे।
आत्म आकलन आप खुद को करोगे, हम आपसे खुद पूछेंगे कि आप बताओ आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। बहुत मजा आता है जब आप पढ़ाते हो ना बच्चों को, बहुत मजा आएगा। और देखो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, आप सोचोगे कि पावर हो जाए, पुलिस में चले जाए, यहाँ चले जाए, आईएएस बन जाए, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, देखा देखी आईएएस बनने का, बनते कोई नहीं है। बट सब कोचिंग लेकर के कह रहे हैं कि भाई जीवन बदल जाता है, नॉलेज हो जाता है। कुछ नॉलेज काम नहीं आएगा, किताबी नॉलेज को भी काम नहीं आता। ठीक है, आप किताब में से कितना भी एथिक्स पढ़ लो, वो कभी काम नहीं आएगा जब रियल लाइफ में आप माँ बाप की सेवा ही नहीं कर सकते। बात सिंपल सी है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि आप टीचर जो है, जितनी बेहतरीन जॉब टीचर की है उतनी बेहतरीन जॉब कोई दुनिया में जॉब नहीं है। इज्जत मिले ना मिले, आपके जो बच्चे हैं ना, वो आपकी बहुत बहुत इज्जत करेंगे। माँ बाप करे चाहे ना करे, रिश्तेदार करे ना करे चाहे ना करे, बच्चे बहुत इज्जत करते हैं। और करे भी नहीं बच्चे, कोई दिक्कत, अगर आपके पढ़ाने से उनकी जीवन बन जाती है, उनका जीवन संवर जाता है, आपने बहुत बढ़िया काम किया। इस चीज को याद रखना। आंसर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। बहुत सारे लोग समाज में ऐसा सोचते हैं कि हम टीचर हैं तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं है भाई। नौकरी मिलने के बाद ऐसा सोचते हैं, अभी नहीं, अभी सोचते हैं बन जाए। मिलने के बाद जब दूसरों को देखते तब दिमाग में आता है कि यार ये क्या क्या बन गए, इससे अच्छा तो ये बन जाते, इसमें पावर है। अरे यार ऐसा मत सोचो, टीचर से बढ़िया कोई नहीं है। ठीक है, सब अपने अपने जगह ठीक है, लेकिन टीचर सबको बनाता है। निम्न में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? अधिगम अक्षमता का मतलब ये समझ लेना है, ये कोई बीमारी नहीं है। आपके अंदर या तो क्षमता होगी या तो अक्षमता होगी। ठीक है, तो अक्षमता क्या होती है? क्षमता मतलब किसी करने को योग्य, आप किसी चीज को कर सकते हो। बोलते हैं आजा देख लेते हैं तेरे अंदर कितनी क्षमता है लड़ाई करके। अरे वो नहीं लड़ेगा, वो अच्छा, उसके अंदर क्षमता नहीं है, मतलब कि उसको अक्षमता बोल देते हैं। ठीक है, तो अधिगम अक्षमता की बात क्या करते हैं कि सीखने के अंदर जो है अक्षमता, तो डिसकैलकुलिया मतलब कि कैलकुलेशन से रिलेटेड उसके अंदर अक्षमता है। आपके अंदर भी है डिसकैलकुलिया, आपके अंदर भी है। अब इसको हम लोग बोल दें, ठीक है, 2 3 7 5 9, इसको गुणा करो, आप लोग सर पकड़ लोगे यार इसमें बहुत मेहनत लगेगा। कर तो लोगे लेकिन मेहनत लगेगा, और बहुत सारे लोग ऐसा होंगे कि गलती कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बात सिंपल है कि अक्षमता हर व्यक्ति के अंदर ऑलमोस्ट पाई जाती है, कम ज्यादा फॉर्म में। तो ये कोई बीमारी नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है प्रैक्टिस के थ्रू। डिस्ग्राफिया लिखने में, अब देखो मेरा हैंडराइटिंग देख के आपको लगेगा कि मैं डिस्ग्राफिया अक्षमता से पीड़ित नहीं हूं। बिल्कुल हूं भाई, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग उतनी सुंदर नहीं है तो मैं अधिगम अक्षमता से पीड़ित हूं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डिसलेक्सिया, अगर कोई बोलने में थोड़ा सा शर्माता है, हिचकिचाता है, वो खुल के नहीं बोल पाता है, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन की कमी की वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो डिसलेक्सिया पठन विकार की अगर हम बात करें, जब पठन में दिक्कत आए, क्लासेस में आपने देखा होगा बच्चों को पठन करवाया जाता है, पढ़वाया जाता है, तुम एक पैराग्राफ पढ़ो, तुम एक पैराग्राफ पढ़ो, तुम एक पैराग्राफ पढ़ो। क्यों पढ़वाया जाता है? ताकि बच्चों के अंदर आने वाले टाइम में ना पढ़ने में दिक्कत ना हो। जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं और क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाऊंगा तो मैं आपको समझा कैसे सकता हूं? नहीं समझा सकता। तो क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, और डिस्प्रेक्सिया क्या है ये कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या? हाँ बताओ, चलो बता ही देता हूं यार, कमेंट बॉक्स में तो आप लोग कुछ नहीं बताते हो। डिस्प्रेक्सिया होता है कोऑर्डिनेशन की कमी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की कमी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, तो कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपकी आंख और आपके हाथ का तालमेल नहीं बैठ पाता है। ठीक है, कोई भी चीज ऐसा है जो आप समन्वय नहीं बिठा पाते हो दोनों चीज में, उसको डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए जो अक्षमता जो लिखने के लिए है तो वो तो डिस्ग्राफिया है, इस चीज को याद रखेंगे। आंसर नंबर तो 2 है, लेकिन अब इस चीज को समझिए, डिस्प्रेक्सिया वो होता है आप समन्वय नहीं बना पाते हैं दो चीजों के अंदर। ठीक है, उसको डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रूमी जो है 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है। 18 महीने बोलेगी मम्मी पानी, 2 शब्द बोल दिया इसने। कितने महीने की? 1.5 साल की, 18 महीने की। जबकि पूजा जो थी ये रूमी है। ठीक है, रूमी, ये तो रमी बन गया, रूमी। ठीक है, और ये है पूजा जो कि 24 महीने में, ये 18 महीने में 2 शब्द बोलना सीख गई, और ये 24 महीने में 2 शब्द बोलना सीख गई कि मम्मी पानी। ठीक है, तभी तो मम्मी पानी देंगी ना मांगने पर। तो क्या पूजा का जो विकास है वो निलंबित है, मतलब कि सस्पेंड है, मतलब कि बेकार है, वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो रही है? तो ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर जो है ना प्रोसेस होता है। ठीक है,
जैसे हर एक लैपटॉप के अंदर प्रोसेस है कि कितने देर में खुलेगा, हर मोबाइल के अंदर, हर टीवी के अंदर, हर फ्रिज के अंदर कितने देर में कूलिंग करेगा, है तो फ्रिज ही, हर एक फ्रिज की, हर एक टीवी की, कूलर की, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की, वैसे ही हर एक इंसान की भी अपनी एक कैपेबिलिटी होती है और हर एक इंसान का अलग अलग डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। तो कोई 18 महीने में बोलेगा, हो सकता है कि कोई बच्चा 12 महीने में मम्मी और पानी बोल दे, तो क्या रमी का भी डेवलपमेंट निलंबित है? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो अगर 10 महीने में बोलना सीख जाता है तो बाकी जो बच्चे हैं क्या वो उनका डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा है? ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, तो हर एक बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए और होता है वो अपने समय के हिसाब से। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो 30 महीने के हो जाते हैं, वो अच्छे से नहीं बोल पाते, तो ऐसा नहीं है कि वो डेवलपमेंट नहीं है। अगर वो सुन सकता है तो वो बोल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो नहीं सुन सकता है तो वो नहीं बोल सकता, क्योंकि जब सुनेगा नहीं तो भाषा उसके अंदर दिमाग में जाएगी नहीं, जिसको हम लोग एलईडी कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि चॉम्स्की बताते हैं। जब ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ग्रैब करता है शब्दों को तो कन्वर्ट करता है बोलने के लिए। लेकिन जब बच्चा नहीं सुनेगा तो नहीं बोल सकता। लेकिन एक चीज याद रखना, जब बच्चा सुन सकता है तो 18 महीने, 24 महीने, 30 महीने, कितने भी महीने हो जाए, बच्चा जो है बोलना सीखेगा और सीखेगा, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग है। विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए, तो ये आंसर तो वैसे ही, और ये अभिकथन तो गलत हो गया। तो देखो ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, ये सही है, ये सही हो जाएगा फिर, क्योंकि ये दोनों सही है, सही है, सही है, और ए तो गलत हो गया ना। तो ए तो गलत हो गया, एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर नंबर 4 में गलत है। तो इसका ट्रिक यही है कि आप पूरे सीटेड के पेपर्स को देख लेना, ऑप्शन इसी तरीके से अरेंज होता है। ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो अब यहां पर देखोगे पहला अगर जब गलत हो जाएगा तो ये आंसर नंबर 4 ही जाएगा 100%। बाकी विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु का सही भविष्यवाणी कभी नहीं कर सकते भाई। दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता सटीक भविष्यवाणी। लगभग पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। लगभग मतलब ये होता है ना मोटा मोटी, कि हाँ ये अच्छा बन सकता है इंसान, मतलब काबिल बन जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। 100% श्योर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था, बाल्यावस्था जिसको हम लोग चाइल्डहुड कहते हैं, उसकी जो एज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे तो पहले पूर्व बाल्यावस्था होती है जो 2 से 6 होती है। फिर मध्य बाल्यावस्था होती है जो कि 6 से लेकर के 9-10 साल तक होती है। और उसके बाद आती है उत्तर बाल्यावस्था जो कि 9 से लेकर के 12 या 10 से लेकर के 12 होती है। सवाल ये होता है क्या मध्य बाल्यावस्था जन्म से होता है? जन्म से तो नहीं होता, जन्म से तो शैशवावस्था होता है। तो ये तो गलत हो गया भाई। 6 से 11 है और 11 से अधिक है, तो ये तो 11 से अधिक इसलिए गलत हो गया क्योंकि 11 से अधिक तो उत्तर बाल्यावस्था होता है। लेकिन 6 से 11 क्या ये उचित है? तो भाई ऑप्शन के हिसाब से तो यही सही है। ठीक है, अगर कुछ ना मिले और जो चीज आपका घर द्वार चलाने के लिए मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। तो वही अगर 4 ऑप्शन में से 3 चीजें गलत है तो एक जो मोटा मोटी सही लग रहा है, क्योंकि 6 से लेकर के 9 से 10 साल तक ही होता है, 11 दे रहा है, कोई बात नहीं, इसको ही ले चलो। 6 साल से स्टार्ट तो हुआ है, किसी बच्चे में 11 साल तक बाल्यावस्था हो सकती है भाई। आंसर नंबर सी जो होगा राइट आंसर। देख लो आप लोग, आंसर नंबर सी राइट आंसर। चलिए एक और अच्छा प्रश्न है, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना। अरे बाप, ऐसा नहीं हो सकता। 5 साल की बच्ची प्रभावों की परिकल्पना कहाँ कर पाएगी भाई? ठीक है, जैसे मोबाइल चलाते हैं आजकल के बच्चे, 5 साल के हैं, खूब मोबाइल देखते हैं, दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं, और मोबाइल छीन लो तो रोने लगते हैं। तो उनको बोला जाता है आंख खराब हो जाएगा बेटे, क्यों देख रहे हो इतना? तो बोलेंगे नहीं, मुझे देखना है, क्योंकि वो प्रभावों की कल्पना कर ही नहीं सकते ना। उनको नहीं पता है कि आंख पर भी असर पड़ता है जब हम चीजों को देखते हैं, रिफ्लेक्शन निकलता है, तो वो कल्पना नहीं कर सकते उनकी आंखों के साथ क्या होने वाला है। इसलिए 5 साल की बच्ची जो है इन सभी चीजों को लेकर के नहीं सोच सकता। वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोग, वो कभी जटिल प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये कभी योजना बना ही नहीं सकते। ये तो माँ बाप की योजनाओं के सहारे चलते हैं, तो ये कैसे खुद का योजना बनाएंगे? अमूर्त तर्कीकरण, अमूर्त तो कभी काम कर ही नहीं सकते। ही अमूर्त काम करने के लिए तो भाई आपका जो एज होना चाहिए वो 11 साल प्लस होना चाहिए पियाजे के हिसाब से, कि अगर 11 साल प्लस हो तो अमूर्त कर पाओगे। आप तो हो 5 साल के, तो आप तो कर ही नहीं सकते। अब फिर मैंने आपको बोला कि जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक तो बचेगा, तो वही राइट आंसर होगा ना। अब यहां पर दिमाग मत लगाना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कौन से लक्ष्य की तरफ व्यवहार करते हैं भाई, ऐसा कुछ मत सोचना। ठीक है, तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार ये करते हैं भाई। ठीक है, 2 से लेकर के 7 साल तक के जो बच्चे होते हैं, पियाजे के हिसाब से लक्ष्य की तरफ निर्देशित व्यवहार करते हैं, लक्ष्य की तरफ ये जाने की कोशिश करते हैं। जो भी चीज दिखाई देता है वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहुंचे, ये क्या है? पापा ने कुछ नया लाया तो देखा, पापा ये क्या है? उनको इस चीज के बारे में जानना है।
ठीक है। तो साफ सीधी बात है, जैसे कि कोई दीपक जल रहा है तो छूने जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मम्मी चिमटे से रोटी निकाल रही है तो चिमटे को लेकर के वो भी रोटी निकालने की कोशिश करेंगे। ये सारा खेल प्रोसेस है भाई, इसको फील करोगे तो जीवन में और ज्यादा ऊंचाइयों को जाओगे, और आने वाली जनरेशन आपकी भी समझ में आएगी आपको कि किस तरीके से आपको ग्रो करना है। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार ये इंपॉर्टेंट है, 2 से 7। और 2 से 7 में आप देखोगे तो ये 5 साल भी आ जाता है इसमें। तो सिंपल सी बात है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 2 से 7 के बीच में 5 आता है तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार प्रतीकात्मक खेल। ठीक है, प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक खेल की शुरुआत हो जाती है, सिंबल के द्वारा बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। आंसर नंबर जो होगा 4 होगा राइट आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना मन करे तो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो फ्री में कंटेंट पढ़ना, पीडीएफ लेना, तो यहाँ पर जा करके 8 और स्टडी चैनल पर वेबसाइट पर जा करके आप चीजों को पढ़ सकते हो। चलिए, मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर 121 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेट 13 है, लगभग 300 प्रश्नों की हम लोग यहाँ पर श्रृंखला को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि डैश बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। प्राथमिक समाजीकरण वो होते हैं जहां पर हम लोग पहली चीज को, बुनियादी चीजों को सीखना स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा है भाई? तो प्राथमिक में पहले आता है आपका परिवार, और द्वितीयक में आते हैं आपके स्कूल या फिर आपके मंदिर मस्जिद या फिर जनसंचार जैसे कि टीवी, मीडिया, फेसबुक, ये सारे जो होते हैं ये सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये प्राथमिक समाजीकरण कौन से हैं? परिवार। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभवों का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है? कहने का मतलब क्या है कि किसी भी नई स्कीमा क्या होता है? जो आपके दिमाग में है ना, उसी को स्कीमा बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि बैंक बैलेंस किसको कहते हैं? जो आपके बैंक में हो। जैसे कि बैंक बैलेंस क्या होता है? बैंक बैलेंस जो कि आपके बैंक में पैसा जितना है ना, उसको बैंक बैलेंस कहते हैं। वैसे आपके दिमाग में जो भी चीज चल रही है ना, जो भी चीज है, उसको स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, अब उस स्कीमा को रूपांतरित करना है, चेंज करना है, या फिर उसको संशोधित करना है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका एकोमोडेशन। अब कहने का मतलब है रूपांतरित कैसे होता है, इस चीज को समझ लीजिए। जैसे कि मान के चलिए कि एक टीवी है आपके घर में, ठीक है, इसमें आप मूवीज वगैरह देखते हो, जो भी करते हो। अब उसमें क्या है ना कि उसमें अब आपको लगता है कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको ऐड करनी चाहिए। जैसे कि अब टीवी जो है आपका स्मार्ट नहीं है, तो आपको इसको स्मार्ट करना है। तो अब क्या करोगे? क्रोमकास्ट लेकर क्या होगे? गूगल क्रोमकास्ट, और उसमें अटैच करोगे। मतलब कि आपने टीवी में क्या किया? संशोधन करा। ठीक है, और उसका स्वरूप भी बदल दिया। जब संशोधित करोगे किसी चीज को, तो उसका रूप तो बदल जाएगा। जैसे आपने क्या किया, अपने आप को 10 मिनट डेली देना स्टार्ट करा, और आपको लगा यार कि हाँ, मेरे अंदर कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मुझे निकाल देना चाहिए अपने शरीर के अंदर से, अपने दिमाग के अंदर से। तो आपने उन सभी चीजों को निकाला, और आपने उस चीज वहां पर अच्छी चीजों को डाला। तो आपने अपने अंदर संशोधन करा, कुछ बुराइयों को हटाया, कुछ अच्छाइयों को लेकर के आ रहे हो, संशोधित कर रहे हो अपनी गलतियों को। तो आपने क्या किया? समायोजन बनाया अपने आप से, तब जाके ये कर पा रहे हो, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, एसिमिलेशन ये होता है कि पुरानी चीज में नई चीज को जोड़ने के बाद वो चीज पुरानी ही रहती है। कहने का मतलब है कि ये गोलू है, ठीक है, बहुत बुरा इंसान है। ठीक है, बहुत बुरा इंसान है, इसको पापा ने अच्छा ज्ञान दिया, ठीक है, लेकिन ज्ञान लेने के बाद भी क्या है ना, गोलू बुरा इंसान ही है। क्यों? क्योंकि पुरानी चीजों में नई चीजों को जोड़ने के बाद भी वो इंसान वैसा ही रह जाए, उसमें कोई बदलाव ना हो, वो क्या कहलाता है? अनुकूलन। ठीक है, और जिसमें बदलाव हो जाए, जो संशोधित हो जाए, उसको बोला जाता है समायोजन। इसमें संशोधन की बात करें, ये कीवर्ड को याद रखिएगा, जहां पर भी संशोधन की बात करेगी वो हो जाएगा 100 से संशोधन, 100 से समायोजन, और बाकी जो अपोजिट है वो अनुकूलन है, जो कि चेंज नहीं होता है। ठीक है, एज इट इज एज। ठीक है, मतलब कि एज मतलब कि जैसा था वैसा ही रहेगा, इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, और समायोजन इस तरीके से संशोधन से याद कर लेना। इससे ज्यादा अब ट्रिक क्या बताऊं यार। ठीक है, आंसर नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो भूल जाती हैं बार बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इतना मत समझना कि आपका दिमाग कमजोर है, स्कीमा भूल जाता है, अनुकूलन, समायोजन, ये हर इंसान के साथ है, वो हर इंसान भूलता है। अगर 1 महीने नहीं पढ़ोगे ना, फिर भूल जाओगे यार कौन सा वाला जिसमें संशोधन होता नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया, एसिमिलेशन में एज मतलब कि जैसा था वैसा ही, एज इट इज, तो उसको क्या होगा? एज इट इज, जैसा है वैसा ही रहने वाला है, एसिमिलेशन। और जिसमें संशोधन हो जाए, 100 से संशोधन, 100 से समायोजन। अब ये हमेशा याद रहेगा। अब चलिए, अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है कि तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? एक अप्सा आलू की एक चिप्स, अप्सा एक लड़की है जो आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है,
अब आलू का चिप्स आपने खाया होगा, वो तितली जैसा दिखता ही है उसका पंख, तो उसने बताया कि देखिए तितली, तो ये जीन पियाजे के हिसाब से वो किस अवस्था में है। तो देखिए वो तितली बोल पा रही है तो वो 0 से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था में तो हो ही नहीं सकती, उसके अंदर कुछ ना कुछ दिमाग में डेवलपमेंट तो है। पूर्व संक्रियात्मक में वो कम ज्यादा फर्क नहीं कर पाती, हर एक चीज को कहीं ना कहीं रिलेट नहीं कर पाती है, तो ये वाला जो होगा वो राइट आंसर होने वाला है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो जो चीज देखती है उस चीज के बारे में बता देगी। अगर तितली को देखेगी तो तितली बोलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो चीज दिखता है वो वही चीज बताते हैं बच्चे, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक में क्या होगा, आप चिप्स बोलोगे ना तो चिप्स देख करके नहीं, चिप्स का नाम सुन करके उसको सारे ब्रांड याद आ जाएंगे, कौन सा चिप्स है, कौन सा चिप्स कितने का आता, 5 में कौन सा पैक आता, किसमें 10-15% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये सारी चीजें ना अमूर्त वाले बच्चे कर पाते हैं। मूर्त में दिखेगा तो बताएंगे। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 2 से लेकर के 7 साल वाले जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, हर एक चीज में कंफ्यूज होंगे यहाँ पर, क्योंकि दुनिया में जब नई नई चीजें आप देखोगे तो कंफ्यूज तो होगे ही। और 0 से लेकर के 2 वर्ष के बाद जब वो स्टार्ट होते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होकर के दोस्त यार बनाने की कोशिश करते हैं, खेलने कूदने की कोशिश करते हैं, तो भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जब भ्रम की स्थिति पैदा होगी तो ये चिप्स को तितली बोलेंगे, तितली को चिप्स बोलेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर 2 होगा। इसमें बच्चे जो होते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण की कमी होती है, कम ज्यादा में फर्क नहीं बता पाते हैं, जीववादी चीजें होती हैं, मतलब हर चीज में उनको लगता है कि हर चीज में जीवन होता है, ठीक है, और चीजों को सीरियल से नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, अरेंज नहीं कर पाते हैं, और ए से लेकर के जेड तक पढ़ तो देंगे लेकिन जेड से लेकर के ए तक इरिवर्सिबिलिटी इसमें पाई जाती है, रिवर्स नहीं कर पाते हैं ये चीजों को, ठीक है। तो ये सारे गुण हैं। आंसर नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि वो चिप्स को तितली के साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है। चलिए, ले वाइगोत्स्की निम्न में से किन कारकों को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। समाज, वाइगोत्स्की समाज को तो मानते हैं ना, कहते हैं कि समाज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका सिद्धांत ही है सोशल को लेकर के, ठीक है, उनका सिद्धांत है सोशल को लेकर के, सोशल कल्चरल, ठीक है, ये सारी चीजें उनके सिद्धांत में आती है, ठीक है। तो सोशल मतलब सामाजिक, कल्चरल मतलब कि सांस्कृतिक, ठीक है, डेवलपमेंट मतलब कि विकास, ठीक है। तो सामाजिक तो है ही, संस्कृति भी है, और ये भाषा के बारे में बात करते हैं कि पहले भाषा आता है फिर जाके संज्ञान मतलब कि ज्ञान विकसित होता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, वाइगोत्स्की में पहले भाषा आता है, ठीक है, और पियाजे में पहले ज्ञान आता है फिर जाकर के भाषा आता है, इसको याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। वाइगोत्स्की पहले भाषा फिर संज्ञान ज्ञान, पियाजे पहले ज्ञान आएगा फिर भाषा आएगा। वाइगोत्स्की ये भी कहते हैं कि बच्चे जो है अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। अंतःक्रिया के मतलब कि इंटरेक्शन के द्वारा एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातचीत करते करते चीजें सीखी जाती हैं। छोटा बच्चा ऐसे ही तो सीखता है, दादा के पास जाएगा, फूफा के पास जाएगा, चाचा के पास जाएगा, बहुत तरीके के लोग होते हैं एक समाज में, और उन सभी लोगों के पास जाते जाते आते आते बहुत सारी चीजें सीखता है। और इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों के सामने बहुत अच्छी अच्छी चीजें ही बोलो, बुरी चीजें बोलोगे तो जल्दी सीख जाएगा, और अगर नहीं बोलोगे तो बड़ा होकर के सीखेगा, लेकिन सीखेगा जरूर, हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर देखोगे भाषा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर भाषा भी है, संस्कृति भी है और समाज भी है, तो स्कीमा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की इस चीज के बारे में बात नहीं करते, कौन बात करता है, पियाजे बात करते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है। चलिए, राइट आंसर है आंसर नंबर 2। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइगोत्स्की का फिर एक बार आप यहाँ पर स्वागत है। इन्होंने समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल दिया। अब इन्होंने समाज को लेकर के एक सिद्धांत दिया ही था, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, तो इन्होंने समाज के लेकर के मतलब कुछ शिक्षण विधियों के बारे में बात करी कि समाज में किस तरीके से शिक्षा को गेन किया जा सकता है प्रगतिशील कक्षा में, या फिर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या कुछ अपनाना चाहिए, आपको पुरस्कार देना चाहिए अपने बच्चे को कि बेटा इस बार अच्छे नंबर लाया तो तुझे साइकिल, अगली बार लाया तो साइकिल, अगली बार लाया तो मोटरसाइकिल, फिर उसके बाद सारे आपके अवार्ड खत्म हो जाएंगे और बच्चा चला जाएगा 12th में। अब वो मांगेगा मर्सरीज, कहां से दे पाओगे, नहीं दे पाओगे ना, फिर बच्चा नहीं लाएगा नंबर, ठीक है, उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। बच्चे को उतना ही मोटिवेशन दो जितना जरूरी है। देखो, ये है मोटिवेशन, ये है, आप देखो, ये है बच्चा, ये है आग, और ये है पानी, ठीक है। पानी मतलब बर्फ, याद रखो, ठीक है। बहुत ज्यादा बर्फ के पास भी नहीं ले जाना है, बहुत ज्यादा आग के पास भी नहीं ले जाना है, मिले जुले अवस्था में रखना है बच्चे को, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दंड भी नहीं देना, बहुत ज्यादा पुरस्कार भी नहीं देना। अगर ज्यादा दंड दोगे तो भी बच्चा नेगेटिव हो जाएगा, ज्यादा पुरस्कार दोगे तो भी नेगेटिव हो जाएगा। बीच में रहना है बच्चे को, इतना रहना है कि बच्चा दंड भी
समझ जाए, आंख दिखाओ तो भी समझ जाए कि हाँ पापा गुस्से में है और हमने गलती करी, ठीक है। तो इतना बना करके बच्चे के साथ चलना पड़ेगा। दंड और सजा और पुरस्कार से कुछ भी नहीं होने वाला समाज में। वेधन और स्मरण याद कराने से कुछ भी नहीं होगा कि ये पोयम याद कर लो तो फिर ये फॉर्मूला याद कर लो, इससे नहीं होगा। सहकर्मी, बातचीत और पहाड़, पहाड़ मतलब कि जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान को सर्वाइव मतलब कि सर्व कर सकता है दूसरों के साथ, ठीक है। आपको अगर आता है और मुझे नहीं आता है तो आपने मुझे बता दिया, तो आपने मुझे पहाड़ देने का कार्य किया। अब इसमें बेइज्जती वाली तो बात नहीं है कि स्टूडेंट कैसे टीचर को समझा सकता है। भाई हर इंसान हर एक चीज तो जान नहीं सकता ना, और ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज यहाँ पर तपस्या से पाई जाती है। यहाँ पर कोई भी चीज है, अगर आप पढ़ते हो तो उस पढ़ाई वाली चीज को आप यहाँ पर अपने दिमाग में बिठा सकते हो, और वही तो ज्ञान है आज के टाइम पे। कोई ऐसा तो है नहीं हिमालय पर जाकर के तपस्या करके इन सभी ज्ञान को अर्जित कर रहा है। किताबों में सारी चीजें, सभी चीजें पढ़ रही हैं। अगर कोई चीजें छूट जाती हैं और आपने उसको करेक्ट कर दिया, वो चीजें हमें बता दी, तो ये पार देने का कार्य करते हैं आप। और बातचीत करने से ही समस्या का हल होता है। अब समरूपकों और कलन विधियों का प्रयोग करना ये तो बिल्कुल गलत हो गया। आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ के बारे में बात करते हैं वाइगोत्स्की। अब समरूपकों और कलन विधियां ये तो बहुत बेकार विधि है, इससे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये इनका कोई सिद्धांत का पार्ट है ही नहीं। आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक जो है उसकी भूमिका है कि उसकी कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है यार। कक्ष में शिक्षक की तो भूमिका है, ये तो गलत हो गया। निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, ऐसा नहीं है। बाल केंद्रित कक्ष में जो शिक्षक हैं वो अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। अरे इससे बढ़िया आंसर क्या हो सकता है। बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाही, ये तो सरासर गलत है। आंसर नंबर जो हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। एक टीचर को क्लास के अंदर क्लास के अंदर सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है कि अगर वो कल एब्सेंट था तो उसकी होमवर्क की जो कॉपी है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए, और एक बच्चा उसको सहयोग दे कि कल क्या क्या पढ़ाया गया था उसको पता होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चा आज सिखा रहा है कि हाँ बेटा ये देखो ये है होमवर्क, कल टीचर ने पढ़ाया था, ठीक है। अब टीचर ने इन दोनों बच्चों को, ए है और बी है, ए आया था और बी नहीं आया था, तो इसने इसको होमवर्क करा दिया। लेकिन हो सकता है कि ए किसी दिन ना आए, बी आए, तो बी भी तो कराएगा। अदरवाइज ये नहीं कराएगा बी को होमवर्क, तो बी भी एक दिन आएगा, ए नहीं आएगा तो होमवर्क नहीं कराएगा, तो क्लास का रेपुटेशन खराब होगा और जो नॉलेज है ना वो एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगी। और नहीं पहुंच पाएगी तो इसमें टीचर को तो अगर सैलरी मिले तो अच्छी बात है। अगर टीचर वाकई में सीरियस है कि यार बच्चों के साथ अच्छा होना चाहिए, बच्चे ग्रोथ करें और हर एक टॉपिक जो है क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो, तो उनको यहाँ पर ये वाली भावना तो जागृत करनी पड़ेगी। और इस तरीके की संस्कृति हर एक कक्षा के अंदर नहीं देखने को मिलती है, लेकिन हाँ अगर टीचर अच्छा हो तो बना करके रख सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर 3 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस स्तर की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिन्यास के चरण को रेखांकित करता है। और देखिए 127 क्वेश्चन, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं दोस्त। अभी तो हिंदी के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एसएसटी के क्वेश्चन करेंगे, संस्कृत के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और इंग्लिश के भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे, ईवीएस के भी क्वेश्चंस कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ बचता है। मैथ वगैरह भी हम लोग करेंगे, इसको लेकर के निश्चिंत रहें, मैथ भी करेंगे। तो सारे सब्जेक्ट करेंगे, इस पर काम चल रहा है दोस्त। पीडीएफ इसकी तैयार हो रही है और इसका जो फ्रेश कंटेंट है फ्री में यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग। आपकी इच्छा है दोस्त, अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर पीडीएफ भी अपलोड किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, यहाँ पर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो पीडीएफ भी ले सकते हैं। 300 प्लस प्रश्न क्वेश्चन की सीरीज है, वो तो मैं कंप्लीट करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, सामाजिक अनुबंध के बारे में बताया था। अनुबंध मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, अब इसको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाली बात कहां पर देखने को मिलती है। आदर्श पारस्परिकता की समझ, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है। ये तो आप देखोगे कि नियम मौजूद है तो सोशल लॉ एंड ऑर्डर वाली स्थिति हो जाती है। मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी नियमों लचीले उपकरण है। स्वविवेक चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित करना। तो सिंपल सी बात है यार, यहां पर देखो कानूनी और नियम लचीले उपकरण है। लचीले मतलब कि क्या है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, तोड़े जा सकते हैं, मरोड़े जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं। तो लचीले चीजें में क्या होता है, उसको तोड़ मरोड़ के किया जा सकता है, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। नैतिक विकास के सिद्धांत किसने दिए थे, कोहलबर्ग ने दिए थे, और इस चीज के बारे में हमने बात कर ही ली है,
ठीक है। इन्होंने 3 तरीके के सिद्धांत, 3 लेवल बताए हैं नैतिक विकास के सिद्धांत में। पहला है पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत, तीसरा है उत्तर परंपरागत। 3 लेवल है। हर लेवल में 2-2 चीजें देखने को मिलती हैं। पहला है दंड और आज्ञा, दंड और आज्ञा। दूसरा है टिट फॉर टैट, मतलब जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। तीसरा है गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है। चौथा है सोशल लॉ एंड ऑर्डर। पांचवा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, पांचवा पार्ट है। और छठवा है यूनिवर्सल मोरालिटी, जिसमें लोग जो है ना अपने परिवार से खुद से ज्यादा नैतिकता की बात करते हैं कि यार ये है तो मानव जीवन सरवाइव कर सकता है। तो अपनी जान की परवाह किए बिना भी अपनी मोरालिटी को वहां पर कहीं ना कहीं आप दिखाते हैं दुनिया के सामने। बहुत कम लोगों के अंदर ही देखने को मिलता है। राइट आंसर है आंसर नंबर 3 रीजन, क्योंकि ये एक लचीला नियम उपकरण के बारे में बात करता है। अपने हिसाब से बच्चे जो है इसको चेंज कर सकते हैं। एक चीज और बताना भूल गया कि पूर्व परंपरागत की जो एज होती है वो एज के बारे में बता देता हूं। इसकी जो एज होगी वो 4 से लेकर के 10 साल होगी, इसकी जो होगी 10 से लेकर के 13 साल, और उत्तर परंपरागत की 13 से लेकर के एबव ऊपर तक जाएगी। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं दोस्त, ताकि आपको चीजें ना क्रिस्टल क्लियर होती चले। चलिए आंसर नंबर 3 राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और शिक्षक द्वारा डैश डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो बहुभाषिता क्या है? बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान। अब देखोगे कुछ कुछ शब्द मैं इंग्लिश में इस्तेमाल करूंगा। यहां पर आप देखो हिंदी लिखा हुआ है, यहां पर PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शॉर्टकट लिखे हुए हैं, यहां पर इंग्लिश लिखा हुआ है, यहां पर भी इंग्लिश लिखा हुआ है, यहां पर भी इंग्लिश लिखा हुआ है। ये जो है आपका ये पूरा ये जो दिख रहा है आपको वाटरमार्क, ये भी आपका इंग्लिश में है। तो क्यों? तो यार देखो, ये एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, एक बाधा नहीं है, ठीक है, एक बोझ नहीं है, एक समस्या नहीं है। आप देखो, आप और आपके भाई या आपकी बहन, उन दोनों में कहीं ना कहीं दोनों को मिला करके, माँ बाप को मिला के परिवार बनता है। अकेला तो परिवार नहीं बन सकता। तो बहुत सारी भाषाएं जानने के बाद ना आपका ज्ञान का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि एक भाषा दूसरे भाषा को ना एक्सेलरेट करती है, एक एनर्जी देती है। जैसे कि आप हिंदी जानते हो ना, और थोड़ी सी इंग्लिश अगर आपको आ जाए तो हिंदी को और बूस्ट मिल जाता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और अगर हिंदी अच्छा बोलते हो और इंग्लिश भी बोलना सीख जाते हो तो आपको वहां पर भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। और दोनों बाइलिंगुअल अगर बताते हो, बात करते हो, तो इस आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात ये स्पष्ट है कि यहां पर बहुभाषिता को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वाकई में अच्छा चीज है, ठीक है। और इसको इस्तेमाल करने से बच्चों के अंदर एक समझ विकसित होती है और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है। वो अपने आप को फील नहीं करते कि यार हम लोग ना बेकार हैं और किसको इंग्लिश आती है, इसको हिंदी आती है, हमें तो अपनी क्षेत्रीय भाषा आती है। हर एक भाषा इंपॉर्टेंट है और नई शिक्षा नीति में सारे भाषाओं को यहां पर प्रायोरिटी दी गई है। राइट आंसर आंसर नंबर 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने और कार्य जैसे कार्य करने के लिए कहता है, लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए धारणा उपयुक्त नहीं है। क्योंकि यह जो है उदाहरण है, ठीक है। यहां पर देखिए, लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए कहता है, यह धारणा उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? इसका उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है भाई? 4 ऑप्शन में से आपको यहां पर टिक करना है। अब देखो, ये शिक्षक साहब हैं, इनको लगता है कि लड़के बहुत शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, तो इनसे फर्नीचर हिलवाओ, बेंच कहो कि हाँ दूसरे रूम में कार्यक्रम होने वाला है, फटाफट तुम लंबे हो, हाँ चलो तुम लोग जाओ, बेंच उठा करके ले आओ, इस रूम में लगाओ। हाँ लड़कियां एक काम करो, तुम लोग साफ सफाई कर दो। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो साफ सफाई करने से मना कर देती हैं, उसको लेकर के भी लड़ाइयां हो जाती हैं भाई स्कूल में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, साफ सफाई जरूरी नहीं जबरदस्ती, अगर कोई मन करे, जिसका करना है तो वो करेगा, जिसका नहीं करना है नहीं करेगा, जिसको फर्नीचर उठाना है करेगा। तो उसमें धमकी दे दी जाती है, तुम्हें फेल कर देंगे, तो तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारे नंबर काट दिए जाएंगे, अपने बाप को बुला के लाना, इस तरीके की चीजें स्कूल्स में चलती हैं, ठीक है। अब लड़कियों से बोला जाएगा तुम रंगोली बनाओ, लड़कियां तो शौक से रंगोली बनाती हैं, क्योंकि उसमें तो भाई मैंने बनाया इस तरीके से फोटो शूट वगैरह भी होता है, चलो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़के रंगोली नहीं बना सकते और लड़कियां फर्नीचर नहीं उठा सकती, ठीक है। ये सारी चीजें जेंडर रूढ़िवादिता का कार्य है, ये काम को बांट दिया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, सही बात तो है, आदमी जो है शरीर से मजबूत होता है, तो कहीं ना कहीं उसको फर्नीचर उठाने वाली काम तो सही दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सिंपल सी चीज है, एक चीज को अगर आप लेकर के चलोगे ना कि हाँ ये आदमी के लिए, औरत के लिए है, तो आप हर एक चीज में तर्क ढूंढ सकते हो कि सही बात है, लड़के जो है डॉल से थोड़ी ना खेल सकते हैं, लड़के तो कार से ही खेलेंगे। सही बात है, लड़कियां मैथ में तेज थोड़ी ना होती हो, तो लड़के ही होंगे। तो ये सारे तर्क जो है आप सोचोगे तो आपके हिसाब से सही भी हो सकता है, और अगर लॉजिकल देखोगे तो ये सारी चीजें जो है वाहियात हैं, गलत हैं, क्योंकि ये रूढ़िवादिता का एक पार्ट है और इसको बदलने की सख्त जरूरत है। और वही है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 10 से लेकर के जो कि 13 से लेकर के ऊपर वाले हैं, नैतिक विकास के सिद्धांत वाले, वो लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। जहां पर भी लगता है कि रूढ़िवादिता है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। राइट आंसर है आंसर नंबर 1। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्न में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? दौड़ लगाना, पानी के बोतल को उंगलियों से खोलना, किताब के पन्नों को पलटना, पेंसिल पकड़ना। अब उंगलियों का जहां पर भी इस्तेमाल है, उंगलियों का, ये उंगली है, ये है, किताब के पन्नों को भी आप उंगलियों से ही पलटोगे, पेंसिल को भी उंगलियों से ही पकड़ोगे। तीन ऑप्शन जब एक जैसे दिखते हैं ना, तो इनको हटा के राइट आंसर हो जाता है आंसर नंबर फर्स्ट। अब ऐसा क्यों होगा? देखिए, एक होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब कि माइक्रो, एक होता है स्थूल, स्थूल मतलब कि बड़ा। अब उंगलियां कैसी होती हैं? छोटी होती हैं, और स्थूल मतलब होता है बड़ा, मतलब कि पैर। तो दौड़ने वाला काम कौन करेगा? पैर करेगा। और उंगलियों वाला काम कौन सा है? खोलना। तो ये सब क्या होंगे? सूक्ष्म। जो काम उंगलियों से हो जाए उसको सूक्ष्म बोला जाता है, जो काम पैर से और हाथ से हो जाए उसको क्या बोल, जैसे बॉल को पकड़ना, ठीक है। अब पेंसिल को पकड़ना क्या है? पेंसिल को पकड़ना किससे है? उंगलियों से। बॉल को किससे पकड़ोगे? हाथ से पकड़ोगे, ठीक है। तो पेंसिल को पकड़ना क्या हो जाएगा आपका? सूक्ष्म हो जाएगा, और बॉल को पकड़ना क्या हो जाएगा? स्थूल हो जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा उदाहरण मैंने आपको यहां पर समझा दिया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा। अब देखिए 300 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाल बटन दबा करके। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, यहां पर भी मिल जाएगी। कंटेंट भी पढ़िए, आराम से पढ़िए, यहीं पर सेल्फ स्टडी आपकी हो सकती है, क्योंकि यहां पर कंटेंट आपको, आप एक पढ़ोगे दूसरा मिल जाएगा, दूसरा पढ़ोगे तीसरा मिल जाएगा, और अपडेटेड कंटेंट मिलेगा और मजा आएगा आपको। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी है, और डेली बेसिस पे मैं 15-20 क्वेश्चंस करवा ही रहा हूं, 2 सब्जेक्ट को लेकर के, और बाकी सब्जेक्ट के भी करवाऊंगा। तो बाकी मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे दोस्त, अपना ख्याल रखिएगा। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर हम लोग अब सेट 14 करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 131 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन 300 प्रश्नों को मैं करवाऊंगा किसी भी कीमत पर। यूट्यूब चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री कंटेंट और साथ ही साथ पीडीएफ भी अपडेट हो रही है। जो भी सेट लगाया जा रहा है वहां पर आपको, वहां पर देख लीजिएगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके सारे पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट जा करके यहाँ पर विजिट कीजिए और पीडीएफ का लाभ लीजिए और पढ़िए भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ कलेक्ट नहीं करना है, वो तो सुविधा के लिए दी जा रही है चीजें, बाकी पढ़ना जरूर है, ठीक है। चलिए, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं का व्याख्या करने के में परस्पर प्रतिषेध करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यय रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी की बात कर रहा है यहाँ पर, समालोचनात्मक मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग, और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। बात सिंपल है, विकास का कौन सा क्षेत्र, शरीर के अंदर ऐसा कौन सा विकास का क्षेत्र है जो बुद्धि से रिलेटेड सारी चीजों को करता है, जैसे कि समस्या समाधान में आप निपुण हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, तर्क कर पाते हैं आप लोगों से। तो क्या आपके शरीर का विकास हो गया तो क्या आपके अंदर बुद्धि का विकास हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। गत्यात्मकता मतलब कि गत्यात्मकता के बारे में आपने देखा होगा कि आप इसमें, जैसे कि कोई चीज को करना है और उसमें कहीं ना कहीं शरीर के कुछ ऐसे भाग जो है, मतलब कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति ऐसा जो कि ऊर्जावान रहता हो और किसी कार्य को करने वाला व्यक्तित्व है, किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन आप बहुत सारे लोगों को देखा होगा, किसी काम को करते हैं बड़ी ऊर्जा के साथ करते हैं, किसी भी चीज में आगे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धिमान है, ठीक है। सामाजिक तौर पर समाज में आप रहते हैं, समाज को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, आप सभी चीजों को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप विकास के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुके हैं और बौद्धिक योग्यताओं के रूप में, जैसे कि समस्या समाधान आप कर पाए, आप तार्किक तर्क कर पाए, आप क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि कर पाए, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचिए। तो ये सब ज्ञान अगर आपका विकसित होगा। पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 स्टेजेस बताते हैं, और उन्होंने एक स्टेज बताया जिसमें बच्चे ये सारी चीजें करते हैं, वो होता है चौथा स्टेज, जिसको अमूर्त चिंतन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, संज्ञान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और संज्ञान अगर है तो ये सारी चीजें आपके अंदर डेवलप होंगी, और अगर संज्ञान का 3 लेवल ही है तो ये सारी चीजें आपके अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। चलिए, विकास कहाँ से कहाँ की तरफ होता है? सर से पैर की तरफ होता है। जटिल से सरल, जटिल से सरल कोई भी चीज नहीं है। बोला ये जरूर जाता है कि किसी भी समस्या को जो है सरल बनाइए, तो पहले समस्या बच्चे को दे दी जाएगी तो बच्चा तो समझ ही नहीं पाएगा ना समस्या को सरल कैसे बनाना है। तो पहले सरल देना है, फिर समस्या देना है, ठीक है। बाह्य से केंद्र, बाहर से केंद्र की तरफ नहीं जाता है। कोई भी विकास जो है केंद्र से बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। अगर मान के चलो ये बच्चा है, केंद्र से बाहर की तरफ ही तो जा रहा है, फिर जाकर के बच्चा इतना बड़ा हो गया, ठीक है। बच्चा इतना बड़ा हो गया, कैसे हुआ? केंद्र से बाहर की तरफ गया। अब बाहर से अंदर की तरफ होता तो ये बच्चा इतना बड़ा है, सिकुड़ करके ब्लैक होल छोटा सा बन जाता, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। विशिष्ट से समान, विशिष्ट मतलब स्पेशल, ठीक है।
आप डेली स्पेशल खाना खाते हो और एक दिन नॉर्मल खाना खाओ, मजा आएगा? नहीं मजा आएगा, ठीक है। लेकिन डेली नॉर्मल खाना खाते हो और आज संडे है, आज कुछ अच्छा बन गया तो मजा आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि नॉर्मल खाना कभी भी नहीं खाएगा जो इंसान डेली डेली स्पेशल खाता हो, वो नॉर्मल कभी नहीं खाएगा। लेकिन नॉर्मल खाने वाले की हमेशा इच्छा रहती है कि स्पेशल मिले। तो ये विकास के अंदर भी होता है। दिमाग हमारा बहुत ताकतवर है और दिमाग को कभी भी पहले छोटी छोटी चीजों की आदत डालनी चाहिए, विशिष्ट चीजों की आदत बाद में डालनी चाहिए। कहने का मतलब है पहले ABCD, ये नॉर्मल बात है, हर एक बच्चा सीखता है। कभी आपने नहीं देखा होगा, इवन चाणक्य भी जो थे उन्होंने भी ABCD सीखी होगी, क ख ग घ अ आ इ ई उ, ये सब सीखा होगा, तब जाकर के उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। लेकिन पहले तो जनरल चीज है, इस चीज को सीखना है। दूसरा है उसके बाद उससे मिलता जुलता वर्ड, जैसे कि A फॉर एप्पल, ये विशिष्ट चीजें हैं। तो ये सारी चीजें तो आप पहले विशिष्ट, पहले एप्पल सीख लो, फिर उसके बाद बोला जाए कि एप्पल, और एप्पल को बोलते हैं APPL, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बच्चे एप्पल बोलना सीख लेते हैं, लेकिन वाकई में अगर आप सिखाना चाहते हो एक सिस्टम से, तो पहले छोटी चीजों को फिर बड़ी चीजों को, ठीक है। सर से पैर की तरफ विकास होता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। आंसर नंबर होगा फर्स्ट। और बार बार बोला जाता है भाई सर पैर वाली बात करो, सर पैर वाली बात करो, मतलब कि ऐसी बात करो जिस पर विश्वास किया जा सके, ठीक है। तो सर और पैर जहां पर दिखता है वो विकास का एक निशानी होता है। राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान एक डैश है और समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, और कौन समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो बहुत हलवा प्रश्न है, मैं बार बार कहता हूं कि हलवा प्रश्न कभी कभी मिलते हैं आपको, जैसे घर में हलवा खाने को मिलता है कभी कभी, वैसे ही प्रश्न भी कभी कभी, और साल में एक बार पेपर देना है, 2 बार देना है, तो इस तरीके के 2-4 प्रश्न मिलेंगे आपको, बहुत आसान, ठीक है। तो समाजीकरण की प्राथमिक अवस्था जनसंचार माध्यम, ये तो द्वितीयक अवस्था होगी। प्राथमिक वो होती है जो कि सबसे पहले आपके पास आती है, तो ये तो द्वितीयक है। पहले विद्यालय नहीं आता, पहले माँ बाप आते हैं, पहले परिवार आता है, दूसरे नंबर पर विद्यालय। तो समाजीकरण, परिवार जो है वो समाजीकरण का प्राथमिक, और स्कूल जो है वो द्वितीय का कारक है। बिना किसी देरी के आंसर नंबर 3 राइट करते हैं। मुद्रित माध्यम मतलब होता है, मुद्रित मतलब क्या होता है, जो छपा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समाचार पत्र, ठीक है, ठीक है, अखबार। और जनसंचार माध्यम मतलब कि लोगों के द्वारा जो भी चीजें, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनके थ्रू आप वो जैसे बाल रखते हैं, आप रखना चाहते हैं, वो कहाँ घूमने जाते हैं, आप भी घूमने जाते हैं। राइट आंसर 3 की तरफ हम जाएंगे, ठीक है, वो सही आंसर है। चलिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत दिए थे। उनमें पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला था सेंसरी मोटर, दूसरा था प्री ऑपरेशनल, तीसरा था कंक्रीट, चौथा था फॉर्मल। एज की बात करें तो 0 से लेकर के 2 वर्ष, 2 से लेकर के 7 प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 जो होता है कंक्रीट, और 11 से होता है 15 जो होता है आपका फॉर्मल, जिसको औपचारिक भी कहते हैं, अमूर्त भी कहते हैं। तो लास्ट वाले को अमूर्त बोलते हैं, तीसरे वाले को मूर्त बोलते हैं, यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक बोलते हैं, दूसरे वाले को, पहले वाले को संवेदी गामक बोलते हैं। इसके अलावे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पियाजे साहब ने बताई थी, जैसे कि स्कीमा के बारे में बताया था इन्होंने। स्कीमा क्या है, जो आपके दिमाग में है उसी को तो स्कीमा कहते हैं। लेकिन जो आपके दिमाग में है और वो संतुष्ट नहीं है, तो किस चीज की स्थिति आ जाती है दोस्त, असंतुलन की स्थिति आ जाती है, ठीक है। जो आपके दिमाग में है, जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हो और आपको पता है 9 से 5 आपको जाना है, और आप संतुष्ट नहीं हो, तो लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो इस चीज के बारे में बात करते हैं कौन, जीन पियाजे, कि स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है। अच्छा रिजल्ट कब नहीं देता है, जब आप असंतुलन की स्थिति में हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। संरक्षण की कब विकसित हो जाता है, 7 से लेकर के 11 साल की उम्र में संरक्षण विकसित हो जाता है, कम ज्यादा में फर्क। विकास का समीपस्थ विकास सिद्धांत किसने बताया था, ये बताया था आपका वाइगोत्स्की ने, ठीक है, वाइगोत्स्की ऐसे लिखा जाएगा, वाइगोत्स्की ने, ठीक है। और जेडपीडीसी को बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अनुकरण में 0 से लेकर के 2 वर्ष के बच्चे जो है यहाँ पर अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, ये भी आपका पहली अवस्था है। लेकिन यहाँ पर इस अवस्थाओं से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है आपका कि स्कीमा अगर संतुष्ट नहीं है, परिणाम नहीं देता है, तो स्कीमा जो है वो क्या कर रहा है, तो वो असंतुलित है, उसको संतुलित कीजिए। जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, तभी तो बोला जाता है जो आपको बनना है वो आप खुद तय करिए। आप अपने आप स्कीमा को डेवलप कीजिए, समझाइए, और उस हिसाब से अपने काम को करेंगे तो परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। अगर माँ बाप के कहने से अगर कोई काम कर रहे हो, कोई चीज पढ़ाई कर रहे हो और संतुष्ट नहीं हो, तो अनबैलेंस होगा और वाकई में आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। राइट आंसर, आंसर नंबर 2 मेरे हिसाब से, देखिए राइट आंसर है आंसर नंबर 2, राइट आंसर। चलिए फिर पियाजे साहब आगे सारी चीजें मैंने दोबारा से समझानी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी भी समझा दी। हर एक वीडियो में समझाता हूं, लेकिन हर एक वीडियो में बार बार नहीं समझाना,
उचित है। अब देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व समझना प्रारंभ कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं? तो वस्तु अस्थायित्व की समझना जो है वो पहले वाले में होता है संवेदीगामक अवस्था। राइट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है किसी भी वस्तु को लेकर के अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज है। अब 2 साल की उम्र तक नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? तो सिंपल सी बात है, कोई दिमाग वस्तु स्थायित्व, वस्तु का स्थायित्व मतलब कि स्थायी है कहां पर? दिमाग में। और वो समझना स्टार्ट कर देते हैं किस अवस्था में? इस वाले अवस्था में। इसकी एज होती है 0 से 2। इसको सेंसरी मोटर भी कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर के 7 इसको प्री ऑपरेशनल भी कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक जिसको हम लोग कंक्रीट कहते हैं, ठीक है, ये 7 से लेकर के 11। इसको मूर्त भी कहा जाता है। मूर्त मतलब जो चीजें दिखती है, जैसे मूर्ति दिखती है ना आपको। अब अमूर्ति कहीं देखा है आपने? क्योंकि दिखती ही नहीं, कैसे देखोगे? अब यहाँ पर देखो, उसके बाद होता है आपका कौन सा? फॉर्मल, जिसको हम लोग अमूर्त कहते हैं, ठीक है। जो चीज नहीं दिखता उसके बारे में भी सोचना। तो यहाँ पर बच्चे जो है स्थायित्व लक्ष्य की तरफ केंद्रित होने लगते हैं, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऑपरेशन से पहले एकदम कंफ्यूजन, जितनी भी चीजों में कंफ्यूजन दिखाया जाएगा कि चिप्स को तितली बोल दिया, ठीक है ना, कुत्ते को बिल्ली समझ लिया, इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं वो सारी पूर्व संक्रियात्मक के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। मूर्त में जो चीजें कमियां थी उसको सुधार लेता है बच्चा, तो मूर्त संक्रियात्मक में हो जाता है। जैसे संरक्षण की कमी नहीं पाई जाती है, सीरिएशन कहां पर बच्चा जो है चीजों को लाइन से लगाना स्टार्ट कर देता है, तो आंसर नंबर 3 में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अमूर्त में सिर्फ एक ही चीज पूछता है बच्चा, तार्किक समालोचनात्मक चिंतन, या फिर आप देखोगे तो यहाँ पर समस्या समाधान करने लगता है, निगमनात्मक चिंतन करने लगता है। ये सारी चीजें आंसर नंबर 4 में आ जाएंगे अमूर्त में। फिलहाल के लिए प्रश्न है यहाँ पर वस्तु स्थायित्व के लिए, तो वो यहाँ पर जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट की तरफ, ठीक है। चलिए, एक और प्रश्न है कि रमन जो है, रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा। हिंज की दुविधा क्या थी कि हिंज जब जाता है दवा लेने के लिए, बीबी उसकी बीमार थी, दवा लेने के लिए जाता है, तो जो मेडिकल शॉपकीपर वाला था वो कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है जितने की दवाई मिलती है, तो पैसे लेकर के आओ तभी दवाई मिलेगी। तो वो बोलता मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसके पास दुविधा ये होती है कि, दुविधा क्या होती है, जबकि आप कंफ्यूजन में रहें कि आपको क्या करना है। जैसे कि सीटेट का पेपर है और यहाँ पर मान के चलो कि बिहार टेट का पेपर है, आपने यहाँ पर स्कोर बढ़ाने के लिए लिखा है, और बिहार टेट का भी पेपर है। बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज पूछे जाएंगे। अब आप कंफ्यूज हो कि सीटेट की प्रिपरेशन करें कि बिहार टेट की प्रिपरेशन करें, या बिहार 7th फेज की प्रिपरेशन करें, या सुपर टेट की प्रिपरेशन करें। तो इन दोनों में से आप कंफ्यूज हो कि किसको चुनना है, तो उसको बोला जाता है दुविधा। जब तक आप चुन नहीं लेते उसको दुविधा, ठीक है। और जब भी आपका यहाँ पर दुविधा खत्म हो, मतलब कि आपने सीटेट को चुन लिया, तो उसको बोलते हैं तर्कड़ा। मतलब कि आपने तर्क करके उस चीज को, नैतिक तर्कड़ा, मतलब कि उस चीज को आपने चुन लिया, सही गलत में से चुन लिया। तो उसके अंदर दुविधा थी कि चोरी करे या तो पैसे लेकर के आए। तो पैसे तो ला नहीं सकता, बीबी तो बीमार है, तो चोरी करना उसके लिए था। तो हिंज ने पैसा नहीं चुराना चाहिए था, ये कहा जाता है। अब देखिए, उसने पैसे को चुरा लिया और दवाई ले ली। अब प्रस्तुत की गई कि उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि एक रमन नाम का व्यक्ति है जिसने प्रतिक्रिया की कि हिंज की दुविधा जो थी वो पैसे को चुरा लेता है। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था फैलेगी, अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो एज इट इज मैंने आपको क्या बोला है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है आपका कोहलबर्ग ने। चीजें समझ में आई? दुविधा वो होती है कि कंफ्यूजन, जिसमें आपको 2 में से एक चुनना है, उसमें कंफ्यूजन, इसको नैतिक दुविधा कहा जाता है। जब बोलते नहीं दुविधा में पढ़ा हूं, ठीक है, बच्चे को पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं, ठीक है। अब आपने एक चुन लिया कि हाँ बच्चे को पढ़ाएंगे, तो वो तर्कणा है, ठीक है। अब चलिए, अब इस चीज को देखिए कि नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी चीजें हैं? 3 लेवल हैं, ठीक है। पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। इसमें 2 चीजें हैं। एक है पहला आपका आज्ञा और दंड, दूसरा है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ठीक है। तीसरा आपका क्या हो जाएगा इसमें भी? तो तीसरा यहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल। चौथा है आपका सोशल लॉ एंड ऑर्डर। 5वां है यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और 6वां है आपका मोरल, यूनिवर्सल मोरालिटी, ठीक है। यूनिवर्सल मोरालिटी मतलब कि सबसे ऊपर है मोरालिटी। अब लॉ एंड ऑर्डर है और यहाँ पर ऑर्डर को तोड़ देना है। तो यहाँ पर देखो, समाज में अव्यवस्था कब फैलेगी? जब लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ देंगे। तो ये तो क्या कह रहा है कि ये तो गलत बात है ना, चुराना नहीं चाहिए, तो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आंसर नंबर 4 के साथ चले जाएंगे। सोशल लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना, ठीक है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। तो आज्ञाकारिता तो होगा नहीं। यांत्रिक उद्देश्य मतलब कि टिट फॉर टैट, अगर आपका खिलौना कोई बच्चा तोड़ता है,
उसके खिलौने को आप तोड़ दो। इसकी एज की बात करें तो 4 से 10 साल इसकी वाली एज है पूर्व परंपरागत की। परंपरागत की एज है 10 से लेकर के 13, और 13 से लेकर के ऊपर की जो एज है उत्तर परंपरागत की। तो ये जो है ये पूर्व परंपरागत में आते हैं। अच्छा लड़का अच्छा लड़की जो है और कानून और व्यवस्था ये किस में आते हैं, ये दोनों आ जाते हैं आपका परंपरागत में। और बाकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक अनुबंध है, और मोरालिटी है, यूनिवर्सल नैतिकता है, ठीक है, सार्वभौमिक नैतिकता, ये आपके आते हैं उत्तर परंपरागत में। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। जब भी आप देखोगे कि समाज में अव्यवस्था को कहीं ना कहीं प्राथमिकता नहीं दी जाती है, मतलब कि जो भी चीजें चल रही हैं समाज में लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चल रही हैं, तो वो हो जाएगा इसके हिसाब से। जब भी बच्चे कहते हैं कि हम भाई लॉ एंड ऑर्डर को चेंज करेंगे, तो वहां पर चला जाता है सामाजिक अनुबंध, क्योंकि अनुबंध मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है। तो जब भी तोड़ने की बात है सामाजिक व्यवस्था में, जैसे रेड लाइट तोड़ दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी था, तो वहां पर सामाजिक अनुबंध देखने को मिलेगा। ठीक है, सामाजिक अनुबंध, ठीक है, अनुबंध। मजा आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ठीक है, आंसर नंबर होगा इसका, आंसर नंबर 4 होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है। मतलब कि बच्चों, आपको ये कहा जाएगा कि आप माँ बाप समाज से दूर हो जाइए और अपनी जिंदगी एंजॉय कीजिए। आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छा अधिगम कर पाएंगे, बहुत विकास कर पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे? कुछ दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही चीज होती है। आप जीवन को जीने के लिए आप सेपरेट तो हो जाते हैं, बहुत मजा आता है जीवन में, लेकिन एक समय ऐसा आएगा समाज से बाहर आप कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान है जो कि समाज के अंदर ही रहता है और समाज के अंदर ही जीता है, मरता भी है समाज के अंदर ही। ठीक है, उसको कोई भी हो, अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो समाज उसको अर्थी देता ही देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी, उसको कोई ऐसे छोड़ता नहीं है। ठीक है, चाहे आप जानकार हो चाहे नहीं है, ऐसा आप करोगे खुद ना खुद। ठीक, अब समाज के अंदर पृथक्करण ऐसा नहीं है, इन्होंने कभी नहीं कहा। बच्चे दूसरों की सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह सीखते हैं, कभी नहीं हो सकता। अगर मैं आपको सहयोग न दूं, पाड़ न दूं, तो आप सीख पाओगे? आप कहोगे अरे तुम बहुत सिखाने वाले हो, बहुत टीचर हैं अच्छे अच्छे, तो बहुत अच्छे टीचर हैं, तो वो भी अगर ना सिखाए तो फिर कैसे सीखोगे? तो बिना सहयोग के आप कभी भी किसी से अच्छी तरीके से नहीं सीख सकते। तो क्लास के अंदर आप सहयोग की भावना होती है, तभी तो दोस्ती होती है, ताकि अगर आप किसी दिन ना जाओ तो वो आपको अपनी पुस्तक दे दे। आप अगर पेन लेकर के जाते हो, पेन खराब हो जाए तो आपका दोस्त आपको अपना पेन दे दे। यही तो होता है सहयोग, और इसी तरीके से तो बच्चे सीखते हैं। तो बच्चों के सहयोग के बिना कैसे सीखा जा सकता? पॉसिबल नहीं है। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करता है, क्या बात कर रहे हो? अगर संकेत मतलब कि इशारे दिया जाए, ठीक है, और मदद किया जाए, जैसे कि टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, साहब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और एक जांच करने वाला आ गया और पूछता है कि बताओ भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, बच्चे को पता नहीं है। फिर टीचर ने कहा मोदी जी ने एक अच्छी योजना लाई है, तो मतलब कि सर आपने पढ़ी? तो अब बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने देखा मोदी, हाँ हाँ सुनता तो हूं मोदी। एक संकेत दे दिया टीचर ने। जो जांच करने आए थे डीएम साहब, इन्होंने पूछा भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। अब टीचर ने बोला कि एक मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया योजना निकाली है, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तुम लोगों से पूछा जा रही है सारी चीजें, क्योंकि तुम लोग तो पढ़ते हो नहीं, और टीचर के ऊपर इल्जाम आता है। तो बच्चे को समझ में आया कि हाँ मोदी जी ने योजना ने मतलब मोदी होंगे। ठीक है, तो बोलता बच्चा कि हाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब नरेंद्र मोदी हैं ये कैसे बताया गया? एक संकेत के इशारे से। अगर टीचर संकेत नहीं देता तो क्या उसकी अधिगम हो पाता? नहीं हो पाता ना। मदद किया कि नहीं टीचर ने? अब यहाँ पर बच्चे ने मोदी बता दिया, तो अब उसका कॉन्फिडेंस आई होगा कि देखो मैंने डीएम के सामने बता दिया, मतलब कि पढ़ने के लिए उत्सुकता डेवलप होगी। और ये छोटी छोटी चीजें ही आपको आगे ले जाती हैं जीवन में। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, यही तो फैक्ट है। सांस्कृतिक उपकरण के अंदर आपका यहाँ पर आ जाता है समाज, भाषा, ठीक है, समाज के लोग, ठीक है, समाज का यहाँ पर संस्कृति, ठीक है। तो संस्कृति, ये सारी चीजें जो है ना सांस्कृतिक उपकरण के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सब चीजें जैसे कि समाज के अंदर समाज के लोग आपको सिखाना चाहते हैं। भाषा जो है समाज की, जैसे भाषा में सीखते हो, जैसे कि आप अंग्रेजी बोलो और सारे लोग आपके भाषा हिंदी बोलें, तो आप कभी डेवलप कर ही नहीं पाओगे। समाज में रहना पड़ेगा ना आपको, तो आप जैसे समाज के लोग बोल रहे हो वैसे ही आप भी बोलोगे, तो आप सीख पाओगे ज्यादा, मतलब कि वैसे ही भाषा होनी चाहिए। संस्कृति सेम है तो ज्यादा बढ़िया है, चीजें आप आराम से सीख पाओगे। इसलिए आप देखोगे एक कल्चर के लोग एक पास ज्यादा रहते हैं, इससे सीखने में आसानी होती है। राइट आंसर 4 होगा। बहुत आसान प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार, फिर वाइगोत्स्की बार बार पूछे जाते हैं इन लोगों से प्रश्न, 10-15 प्रश्न तो पूछे जाते हैं मोटा मोटी आराम से। ले वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत प्रमोट करती है? तो देखिए, निष्क्रिय अनुकरण
अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं, मैंने बोला कि आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, इस चीज को पढ़िए, और आप कहें छोड़ो यार, देख रहे हैं बस ऐसे कान में लगा करके मजा आ रहा है, क्या दिक्कत है, हम तो सीख ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कंटेंट पढ़ने से ये होगा कि कंटेंट पढ़ने की आदत पहले पड़ेगी, क्योंकि पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर लोगे कि एक बार में इकट्ठा पढ़ूंगा, कोई नहीं पढ़ पाता। तो यहाँ पर मैंने क्या इनिशिएटिव लिया है कि 10 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और उस क्वेश्चन का पीडीएफ फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगा। अब आप तेज बनोगे कि पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लो, तो आपकी इच्छा है, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे कभी भी पीडीएफ। इस तरीके से पहले आप यहाँ पर पढ़ लो, और उसके बाद पीडीएफ पढ़ो, चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, तो 3-3 गुना, ठीक है। तो दूसरी चीज है कि 3 तरीके के लाभ आपको मिल जा रहे हैं यहाँ पर। तो निष्क्रिय अनुकरण कभी भी आपको सफलता नहीं दिलाएगा, आपको सक्रिय होकर के किसी भी चीज को फॉलो करना है, तब जाके सफल होंगे, और अच्छी चीजों को फॉलो करना है तब सफलता मिलेगी। गलत चीजों को फॉलो करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर शिक्षण की अधिगम के लिए बोला गया है, ठीक है। शराब के लिए, दारूबाजी के लिए, ये सारी चीजों के लिए निष्क्रिय होकर के अनुकरण करना पड़ता, मतलब करना ही नहीं होता, ठीक है। तो शिक्षण के लिए आपको सक्रिय होना पड़ेगा। सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक, किसी भी चीज का सिर्फ लेक्चर हो। अब मैं यहां पर लिख दूं वाइगोत्स्की, ठीक है, वाइगोत्स्की, ठीक है। हिंदी में वाइगोत्स्की लिखने के लिए VI लिखना पड़ता है, इसलिए बार बार मेरे हाथ से यहाँ पर वाइगोत्स्की लिखा जा रहा है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की, अब वाइगोत्स्की के बारे में यहाँ पर लिख दूं हेडिंग, और उसके बाद बोलना स्टार्ट कर दूं, और कुछ भी ना लिखूं, कुछ भी मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल ना करूं, और कोई भी इंटरेक्शन ना हो, आपसे प्रश्न ना पूछा जाए, किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन ना बताया जाए, सिर्फ एक क्वेश्चन के बहुत सारे सोल्यूशन बता दिए जाए, तो आप नहीं समझ पाओगे चीजों को। ये तो बहुत गड़बड़ विधि है, व्याख्यान विधि, जिसको हम बोलते हैं लेक्चर मेथड। उद्दीपन, प्रतिक्रिया अनुकूलन, ये भी बकवास है, इस चीज के बारे में तो कभी बात करते ही नहीं है। वाइगोत्स्की। सहभागी अधिगम, अभी अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी समझाना इंपॉर्टेंट है। एक चीज को बार बार करने से वही एक करत करत अभ्यास, ठीक है। राइट नंबर 2 होगा। चलिए एक और प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? मानकीकृत प्राचार्य। अगर हम बात करें, आप सेंटर में हो, अगर आपसे हम बात कर रहे हैं और आपको हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप पढ़ने की कोशिश, सीखने सिखाने वाला खेल चल रहा है यहाँ पर, आपको लेकर के हम लोग यहाँ पर 300 क्वेश्चन की श्रृंखला कर रहे हैं, आपको देख करके, तो मानकीकृत थोड़ी है, स्टैंडर्ड थोड़ी है। अगर ये 300 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो ऐसा है नहीं कि 300 प्रश्नों की श्रृंखला होगी तो हो गई, अब कुछ नहीं होगा। अरे इसके बाद भी मैराथन चलेंगे, हो सकता है मेरे पास टाइम हो तो मैं कुछ ऐसे जो प्रीवियस ईयर के डेट वाइज क्वेश्चंस को भी मैं लेकर के आ जाऊं कि 6 फरवरी को क्या पूछा गया था, 10 फरवरी को क्या पूछा गया था, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, इस सब्जेक्ट को लेकर के आ जाओ। तो यहाँ पर लचीला पाठ्यचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा जैसा सीखना चाहता है उस तरीके से सिखाना है। बच्चे को एक एग्जाम्पल से नहीं समझ में आता है, अगले प्रश्न में दूसरे एग्जाम्पल से देने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये तो गलत हो गया। पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देने के बारे में यहाँ पर देखिए, बाल केंद्रित में किसकी अनुशंसा करती है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। बिल्कुल सिंपल सी बात है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। अब देखिए मैंने अभी क्या बोला, मानकीकृत पाठ्यचर्या इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि कोई बच्चा कहानी से सीखता है, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई बच्चा कविता से सीखता है, कोई बच्चा ऐसे सीखेगा, एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी, और उसके 2-2 बच्चे थे, 4 बच्चे हो गए। अब 4 बच्चे आपस में मिलकर के रहते थे, इस तरीके से कहानियों को सिखाया गया। अब कोई बच्चा कहानी से नहीं सीखता तो उससे कविता से, ललोरी, दूध की कटोरी, ऐसे बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला के कविता से भी सीखते हैं, कुछ बच्चे एक्टिविटी से, खेल खेल में सीखते हैं, ठीक है। तो हर बच्चा अलग अलग है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो जाकर के लचीला पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। मानकीकृत होगा तो हर बच्चा एक जैसा होना चाहिए। तो जब मानकीकृत नहीं है, लचीला है, तो लचीला क्यों है? क्योंकि हर तरीके का बच्चा है, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता है। हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं, हर क्लास के अंदर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं। राइट आंसर 4 की तरफ जाएंगे। योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। योग्यता के आधार पर किसी भी तरीके का विकास नहीं करना है, और ना ही एक सत्तावादी यहाँ पर तानाशाही क्लास देखने को मिले और यहाँ पर टीचर जो है सबसे ऊपर आए और कहे कि हम जो बोलेंगे वही होगा, ऐसा नहीं करना है। आंसर नंबर 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देख लें। होवार्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? सभी बच्चों में एक समान स्तर पर होते हैं, ऐसा नहीं है। हर बच्चे में बुद्धि का लेवल अलग अलग होता है। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका जैविकीय आधार है भैया, जन्म से ही स्थिर है, इस पर परिवेशी कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा गलत है। जन्म से ही बुद्धि नहीं मिलती है, परिवेश का प्रभाव पड़ता है। अगर वो प्रकृति में है, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जंगल में रहते हैं, तो जंगल के लिए प्राकृतिक बुद्धि उनकी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। लेकिन उनसे अगर कहा जाए कि भैया थोड़ा सा तर्क करो, थोड़ा सा गणित उड़ित के बारे में बताओ, तो नहीं कर पाएंगे। तो जो बुद्धि है वो सीखी जाती है, जन्म के साथ नहीं मिल जाती है, ठीक है। जन्म से ही स्थिर नहीं है, वो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है,
इस चीज को समझना पड़ेगा। और ये कौन समझाया? गार्डनर साहब ने समझाया। 8 तरीके की बुद्धि बताई, जैसे 8 आवर स्टडी है, 8 तरीके की बुद्धि बताई उन्होंने। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ गतिज नाचना, गतिज और सिंगिंग मतलब कि संगीत में, ठीक है। फिर यहाँ पर था शाब्दिक, शब्दों से तर्क होता है तार्किक, ठीक है। फिर यहाँ पर था अंतर्व्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक, 6 हो गया, 2 2 4 2 6। और एक होता है आपका यहाँ पर क्या है? प्रकृति का स्थान, प्राकृतिक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। स्थानिक मतलब कि स्पार्शियल, मतलब कि ये आर्किटेक्ट बनते हैं जो आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट जो होते हैं वो सिर्फ ये काम करते हैं कि कम जमीन में किस तरीके से चीजों को बनाना है, मतलब कि स्थानिक, स्थान के बारे में बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज होती है। डीलर वोलर जो होते हैं उनको भी सभी चीजों के बारे में थोड़ी सी पता होती है, जो जमीन का खरीद बिक्री करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हर तरीके की 8 तरीके की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया था। 1983 में 7 तरीके की बुद्धि बताई थी, फिर उन्हें 1998 में 8 तरीके की बुद्धि बताई। आठवां बुद्धि कौन सा था? प्राकृतिक बुद्धि थी। आई होप चीजें समझ में आ गई, क्योंकि गार्डनर साहब अभी भी जिंदा है, हो सकता है 9 10 12 बुद्धि तक खोज करके दुनिया से जाए। हम उम्मीद करते हैं कि खोजते रहें, अच्छा ही लगता है भाई, अलग अलग चीजें जानने को मिलती हैं, अपना ज्ञान भी इंप्रूव होता है। राइट आंसर है 144 नंबर आंसर। चलिए मुलाकात अब अगली वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे दोस्त। सभी दोस्तों नमस्कार। 141 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज का हम लोग सेशन। यहाँ पर आप देखेंगे अधिगम को सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देती है, ठीक है। देखिए प्रश्न अभी कथन क्या करा? अधिगम को सामाजिक रचनावादी सिद्धांत, मतलब कि सीखना चाहते हैं आप सीखना चाहते हैं, तो सीखने के लिए अब क्या चाहिए? सामाजिक रचनावादी सिद्धांत चाहिए। और अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित, कहने का मतलब है कि सामाजिक और क्रिएटिव कहीं ना कहीं सिद्धांत के तौर पर काम करने के लिए, अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, कक्षा में क्या करना चाहिए? मुद्रित समृद्ध परिवेश के बल, परिवेश के सृजन पर बल, मतलब कि आसपास पेंट होना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ छपाई होनी चाहिए। जैसे आप देखोगे कि स्कूल्स में क्या होता है, फोटो लगे होते हैं भीमराव अम्बेडकर जी के, गांधी जी के, भगत सिंह के, ये सब लगे क्यों होते हैं? इससे आपको एक पॉजिटिविटी आती है, ठीक है ना। तो उस तरीके का करना चाहिए सामाजिकता के लिए, ठीक है, ये भी सही चीज है। तर्क क्या है कि इस तरीके से करना से क्या होगा? भाषा विकास में विद्यालयों की परिवेश की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है। भाषा विकास में ऐसा तो है नहीं कि आपने भाषा घर से सीख लिया तो कोई जरूरत नहीं है। भाषा विकास की बात की जा रही है। भाषा तो घर पे आपने सीख ली, लेकिन भाषा का विकास भी तो होता है। आप इंसान तो बन गए, लेकिन इंसान के अंदर खूबियां कहाँ पर डाली जाएंगी? विद्यालय में ही डाली जाएंगी। कोई कोच होगा जो आपको सुधारेगा, निखारेगा, तो वो सारी चीजें हैं। विकास, जैसे कि आपको हिंदी आती है, लेकिन स्कूल में जाकर के हिंदी के कितने सारे रूप पढ़ते हो, हिंदी को कितना परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हो, तो ऐसा नहीं है। तो बी जो हो गया वो तो गलत हो गया यार। भाषा विकास पूरी तरीके से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, ठीक है। ये तो बिल्कुल बिना सर पैर वाली बात हो गई, ठीक है। तो आंसर सेकंड तो गलत है। तो यहाँ पर देखोगे दोनों सही है, दोनों सही है, अब ये दोनों गलत है। अब दोनों गलत में से ए तो सही है, तो यहाँ पर दोनों गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, ए सही है। आंसर नंबर 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। फ्री पीडीएफ और नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्त। फ्री पीडीएफ और नोट्स कहाँ मिल जाएंगे? यहाँ पर www.8hourstudy.com पर जाइए। अभी तो 300 प्लस क्वेश्चंस को कर रहे हैं यूट्यूब पर, ये आप सेशन देख रहे हैं। अब बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के भी मैं करवाऊंगा। पहले 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो पहले जो मोटा मोटी ईवीएस और सीडीपी हो उसको मैं खत्म कर दूं, उसके बाद जो भी चीजें होती हैं जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, ये सब बिहार में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा, ठीक है। ईवीएस तो बिहार में काम आएगा ही, पेडागोजी वहां पर नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं, लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन क्या कहले जाते हैं? तो इसको बोला जाता है जेंडर रूढ़िवादिता। ये पहले से कही बात आ रही है कि बेटा तुम बाइक मत चलाओ, बाइक लड़के चलाते हैं, तुम स्कूटी चलाओ, ठीक है। तो इस तरीके की तो तमाम चीजें हैं, ये रूढ़िवादिता के अंतर्गत आती हैं। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। लड़के जो है कार से खेलते हैं, लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं। ये सारी चीजें जो पुराने दादा परदादा ने आपको दी हैं कि लड़कों का कठोर जो है दिल जो है वो कठोर होता है, लड़कियों का नर्म होता है, ये सारी चीजें क्या है? रूढ़िवादिता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जा सकता? जैसे कि क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों में हर एक बच्चा जो है डिफरेंट है, अपने आप में अलग है, नाम से भी, काम से भी और विकास वृद्धि सबसे अलग है, हर बच्चा अलग है। अब इस अलग को किस तरीके से देखा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए, उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियां प्रस्तुत करें, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत तरीके से, क्योंकि राजू को पता है तो हो सकता है गोलू को वो चीज ना आए, तो अलग तरीके से बताओ,
ताकि वो समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो कहानी के द्वारा समझाओ, नहीं समझ में आता तो कविता के द्वारा सुनाओ, नहीं तो खेल खेल में सिखाओ। बच्चे, हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से, किसी बच्चे को किताब पढ़ना नहीं पसंद है लेकिन वो ऐसे कहीं ना कहीं वीडियो लेक्चर देख करके चीजों को सीख जाता है, किसी को वीडियो देखना पसंद नहीं है, कोई किताब पढ़ के सीख जाता है। तरीके अलग अलग हैं, सीखना एक ही चीज है कि सीखना है। उन्हें बहुविध मतलब बहुत तरीके से जानकारियों पर काम करने के अवसर देना, ये भी सही बात है। यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। उन्हें विविध तरीके से काम करने में शामिल होने के अवसर देना, ये भी सही बात है। उनका बहुविध तरीके से नामीकरण, लेवलिंग कर देना और पृथककरण करके मतलब कि उनको संबोधित करना, कि जैसे कि ओ मोटू, ओ भोदू, ठीक है, इस तरीके से करना। ठीक है, ओ बैल बुद्धि, इस तरीके से जो चीजें लेवलिंग कर दी जाती है ना कि तुम तो बैल बुद्धि हो, तो बच्चा तो मोटिवेट हो जाएगा ना। हर बच्चा उसको वैसा ही कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता, मन के सच्चे हैं। तो जब बच्चे मन के सच्चे हैं तो आप भी कहोगे कि यार क्यों कोई एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। ये बच्चों का नेचर है। वो एक बच्चे को पकड़ लेंगे टीचर तो हर बच्चा चिढ़ाता है। वो बड़े नहीं हो चुके हैं, उनके पास आपके जैसा दिमाग नहीं है कि छोड़ो वो भी इंसान है, इस तरीके से चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो लेबलिंग। अब देखो लेबलिंग तो हर जगह होता है, पढ़ाने वाली बात तो अलग है, लेकिन अब देखो सेक्शन ए में तेज बच्चे पढ़ेंगे, सेक्शन बी में उससे थोड़े से कम स्कोर वाले, सेक्शन सी में जो है उससे कम स्कोर वाले। क्यों होता है? ये तो पृथक्करण कर दिया गया कि नहीं, लेवलिंग किया गया कि नहीं। तो इस तरीके से नहीं करना है आपको। इस चीज को याद रखेंगे, जो नहीं पूछा था नहीं ये वाला है, और जो नहीं नहीं वही होता है सही सही। ठीक है, आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा। चलिए, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? विद्यार्थियों में प्रगति परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। तो मुख्य कारण तो है नहीं। आकलन करने का मुख्य कारण भय पैदा करना होता है ना जी ना, ऐसा तो नहीं है, भय पैदा करना नहीं होता है। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों का पहचान करना ठीक लग रहा है। विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना, ये तो नहीं लग रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों को श्रेणी देना, ये भी गलत है। तो देखिए, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है कि अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबी और चुनौतियों की पहचान करना। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। विद्यार्थी को खूबी को पहचानो ना दोस्त, आंसर नंबर जो 2 होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब विद्यार्थियों की खूबी को पहचानोगे, उनकी चुनौतियों की पहचानोगे कि वो कहाँ कहाँ फेस कर रहे हैं चीजों को, और उसके बाद ही तो आप उसको फिक्स करोगे। और जब फिक्स करोगे तभी तो बच्चा जो है आगे के लिए प्रेरित होगा, आगे के लिए तैयार होगा। और इस तरीके से आकलन करोगे कि ठीक है उसको हमने नंबर दे दिया, वो अगले क्लास में चला गया, तो वो फिर आगे चल के कहेगा मुझे मैथ से डर लगता है, क्योंकि मैथ तो मुझे पढ़ाया नहीं बचपन में अच्छे से, तो डर तो लगेगा ही, सिंपल सी बात है। इसीलिए तो सब्जेक्ट में डर लगते हैं। और न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के थ्रू आप जो सब्जेक्ट चाहे वो पढ़ सकते हैं, किसी तरीके का डर नहीं है। और इस वजह से देखना आने वाले टाइम में जनरेशन में कितने फास्ट लड़के होंगे पढ़ाई को लेकर के। चलिए, अगला प्रश्न है कि आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। समुन्नत जो समुन्नत मतलब होता है प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, प्रमोट मतलब समझते हो प्रमोशन, जैसे फिल्म आती है तो उसका प्रमोशन करते हैं, देख लो देख लो देख लो। ठीक है, तो समालोचनात्मक मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है। अगर आपके मेरे विद्यार्थी हैं कुछ, ठीक है, अब मेरे विद्यार्थी हैं और वो जो है वो पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़ भी रहे हैं, डेली बेसिस पर स्कूल आते हैं। ठीक है, भले आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो आते हैं। अब वो कुछ बच्चे जो हैं उनको मैं क्या बनाना चाहता हूँ, क्रिएटिव बनाना चाहता हूँ, ताकि वो क्वेश्चन को देखते ही ना ये याद ना करे कि इसका मैंने आंसर पढ़ा था। वो क्वेश्चन को देख करके अपना एक अलग ही रवैया अपनाए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, मैंने ये पढ़ा था, इसको देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये पेडागोजी है और जो सीडीपी है इसमें आपको दिमाग तो ये लगाना पड़ेगा कि हाँ इसका क्या हो सकता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में मैं प्रमोट क्या करना चाहूंगा, किस तरीके से आपको मैं इस तरीके का जो सोच है डेवलप करने के लिए प्रेरित कर पाऊंगा। तो ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करेंगे? तो मैं आपके अंदर क्या विकास कर दूंगा, ऐसा ऐसा क्या मैं आपके अंदर छोड़ दूं, ऐसा अंदर क्या आपके अंदर बीज बो दिया जाए कि आप इस तरीके के चिंतन को मतलब कहीं ना कहीं अपने अंदर ढाल लें। तो अब ये सारी चिंतन मतलब होता है कि इस एक समस्या का सिर्फ एक समाधान। स्वचिंतन मतलब होता है क्या? खुद से सोचना। ठीक है, खुद सोचना। स्वचिंतन खुद से सोचना मतलब कि आपकी समस्या आप खुद सोचें। अब ये ना बोलें कि पापा इस समस्या का समाधान क्या होगा, ऐसा वैसा। आप खुद से सोच रहे हैं, परेशान है इस चीज को लेकर के, तो यही वाला आंसर होता है। खुद के बारे में सोचना, खुद का सोचना। ठीक है, अपने आप के बारे में इमेजिन करना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। कंठस्थीकरण मतलब याद कर लेना। मैं अगर कोई चीज दे दूं और बोलूं याद कर लो, मैंने आज तक कभी नहीं बोला आपको याद करने के लिए कोई भी चीज, क्योंकि कोई भी चीज याद हो ही नहीं सकती। सिंपल सी बात है, आप 2 सेकंड 3 सेकंड 3 दिन 4 दिन 1 महीने के लिए याद करके रख सकते हो, उसके बाद तो भूलना ही है। क्योंकि जो चीजें अंतःक्रिया से आती है भाई, उसके क्या कहते हैं, अंतःक्रिया। जो चीज अंतःक्रिया से आएगी ना वो कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, आप किसी का नाम
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम है, आपने सुन लिया, लेकिन वो नाम आज नहीं तो कल भूल जाएगा, लेकिन आप अपना नाम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि अंतःक्रिया के द्वारा बार बार उस चीज को देख रहे हो आप। निष्क्रिय तो कोई भी चीज नहीं होती, ये नेगेटिव हो जाता है। राइट आंसर, आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को तो लाइक करते नहीं हो आप लोग, कोई बात नहीं, मत करो। विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुविधा वंचित हैं। मतलब कि क्या होता है सुविधा वंचित, क्या होता है भैया? सुविधा मतलब कि, सुविधा वंचित मतलब कि नहीं मिलना। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुविधा नहीं मिलता है, और सुविधा नहीं मिलने की वजह से क्या होते हैं, वो बच्चे जो है निम्न स्तरीय निष्पादन की मतलब कि वो जो उनका परफॉर्मेंस होता है ना, वो निम्न स्तरीय हो जाता है। तो उसके लिए आप वो क्या क्या किस तरीके का संकेत कर रहा है, ये चीज क्या संकेत करने की कोशिश कर रहा है विद्यालय में? अगर कोई ऐसा बच्चा आया है जिसके पास सुविधा नहीं है, वो सिर्फ स्कूल पढ़ने जाता है, उसके पास पेन पेपर नहीं है, ठीक है, उसके पास साधन नहीं है कि घर पे स्टडी कर सके, तो इसके लिए क्या किस तरीके का ये निम्न स्तरीय संकेत जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो विद्यालय सभी विद्यालयों की आवश्यकताओं को सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देता है। ठीक है, तो यार सभी की तरफ अगर ध्यान देता तो ये सारी स्थिति तो आती नहीं ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, तो सबके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ये तो गलत हो गया ना। दूसरी बात है बच्चे का निम्न स्तरीय निष्पादन सभी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तभी तो जो बच्चा सुविधा नहीं ले पाता है उसका जो स्तर है पढ़ने का वो बहुत नीचा है। ठीक है, उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते, ऐसा भी नहीं है, वो शिक्षा का महत्व समझते हैं, तभी तो विद्यालय भेजते हैं बच्चे को। ठीक है, अब आंसर नंबर 2 बहुत सारे बच्चे मारते हैं इसलिए कि हाँ माता पिता नहीं पढ़ाते हैं, ये सिर्फ बहानेबाजी है दोस्त। ठीक है, हाँ ये लड़कियों के केसेस में माना जा सकता है कि 12th के बाद बोला जाता है कि शादी कर देंगे, ग्रेजुएशन आप अपने घर कर लेना, ग्रेजुएशन करने के बाद एमए अपने घर पर कर लेना जहां पर जाओगी, तो ये सारी चीज समझ में आता है। लेकिन हर माँ बाप बेसिक शिक्षा देना चाहता है, ऐसी बात नहीं है, हर माँ बाप भेजना चाहता है बच्चे को, क्योंकि वो नहीं भेजेगा तो पड़ोसी के बच्चे जब जाएंगे तो उसे लगेगा काश मेरा भी बच्चा पढ़े, मेरा भी बच्चा इंग्लिश में बोले, पापा वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब देखोगे तो आप यहां पर विद्यालय में पापा भेजते हैं ना, तो ये तो गलत हो गया। इस तरीके से अगर विद्यालय में भेजा जा रहा है तो बच्चा निम्न स्तर का कैसे हो सकता है? तो इस कहीं ना कहीं अगर बच्चा जिसको सुविधा नहीं मिलती है और वो विद्यालय में जाता है और उसके बाद भी उसका जो नंबर है वो कम है, तो इसका मतलब कमी माँ बाप में नहीं है, कमी किस में है? सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि विद्यालय जो है, कोई बच्चा ऐसा है जिसको सुविधा मिलता है, वो मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, हर चीज से पढ़ता है। कोई बच्चा ऐसा है जिसके घर में एक ही फोन है, वो पापा लेके जाते हैं ऑफिस, फिर लेकर के आते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो आते हैं तब तक बच्चा सो चुका होता है, तो किस तरीके से चीजों को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो इसको ना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किसको? टीचर को, विद्यालय को, कि हाँ कौन सा बच्चा के पास क्या क्या एबिलिटी है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से उसके लिए प्लान डिजाइन करना पड़ेगा। और ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं विद्यालय में। विद्यालय में तो बोल देते हैं कि माँ बाप को भी घर पे पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि विद्यालय में सिर्फ फीस ली जा रही है आज के टाइम पर, पढ़ाई के नाम पर आपको घर पे ही बच्चे को पढ़ाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आंसर नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, पूरी तरीके से उत्तरदायी है, सामाजिक परिवेश पूरी तरीके से उत्तरदायी है, ऐसा नहीं है भैया। ठीक है, चलिए, विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? ठीक है, अब देखो विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रिया का परिणाम है। अब देखो सिंपल सी बात है कि विकलांगता को लेकर के जो समाज में चीजें चल रही हैं, ठीक है, तो सामाजिक कारक हैं, तो इसमें कौन सा प्रतिमान ऐसा है जो इस दृष्टिकोण समर्थन देता है? तो चिकित्सीय ये नहीं है, दानशीलता ऐसा नहीं है, सामाजिक। आंसर नंबर 3 राइट आंसर होगा। सामाजिक कारक है तो यार तो सामाजिक ही तो प्रतिमान होगा, सामाजिक प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। ठीक है, अब यहां पर आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि विकलांगता से रिलेटेड अब बहुत सारी चीजें हैं जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, और 5 से 7 प्रश्न पूरे पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है, और पेडागोजी में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको लेकर के आप निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, चलिए श्रवण बाधिता वाले, देखिए यहां पर आगे एक और क्वेश्चन आ गया। श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि। अब श्रवण बाधित है, श्रवण बाधित मतलब क्या होता है? श्रवण मतलब सुनना, लिसनिंग प्रॉब्लम है उसको। तो जब मैं आप सुन नहीं सकते और मैं ये जो लेक्चर दे रहा हूं आप सुन नहीं सकते, तो मेरे लेक्चर देने का कोई मतलब बनता, मोटिव बनता है? नहीं बनता है, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि जो बच्चा सुन नहीं सकता उसके सामने ज्ञान देने से क्या मतलब? कुछ नहीं है। ठीक है, अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग करना। ठीक है, तो मौखिक मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे आप सुन नहीं सकते और मैंने आपको बुलाया कि इधर आ जाओ इशारे में, और आप मेरे पास आते हैं और मैं आपसे पूछता हूं बताओ तुम्हारा नाम क्या है। अब जब आप सुन नहीं सकते आप क्या बता पाएंगे?
ठीक है, आप बताओ दूसरे नंबर पे जो प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा। मैं तुम्हारा वाइवा ले रहा हूँ, मौखिक परीक्षण ले रहा हूँ, तो बच्चा नहीं सुन सकता। ठीक है, कक्षा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग का निषेध। अब देखिए सांकेतिक भाषा लिखा है कितना अच्छा, बच्चा कहेगा हाँ कक्षा में सांकेतिक भाषा यही होगा, सुन नहीं सकता तो इशारे में तो समझ सकता है, आंसर 3 कर दो राइट आंसर। बच्चा गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना स्मार्ट तरीके से निषेध लिखा है, मतलब कि प्रोहिबिटेड है, टैबू है, मतलब कि इस तरीके का इस्तेमाल क्लास में बंद है, आप इशारे में बात ही नहीं कर सकते। बहुत सारे मिसयूज होते हैं इशारे में बात करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो कि इशारे में यहाँ पर बात करना तो गलत है, सिंपल सी बात है। जब क्लास में तो बच्चा जो है सुन नहीं सकता, वो तो इशारे में ही समझ सकता है, तो ये तो गलत हो गया, निषेध है तो मतलब कि इसके लिए तो काम का है ही नहीं, क्लास में जब होता ही नहीं है तो बच्चा कैसे सीखेगा। हाँ तो चौथा ऑप्शन है ना, 3 गलत हो गया तो चौथा तो है ना। जब बच्चे को क्लास में सांकेतिक भाषा नहीं बोलने दिया जाएगा या फिर कोई सांकेतिक भाषा में बात नहीं करेगा तो बच्चा तो सुन नहीं सकता, सांकेतिक भाषा समझता है लेकिन वो भी बंद है, तो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब जो भी हो चौथा तो सही है। अब क्यों, देख लीजिए यहाँ पर मौखिक संप्रेषण ये ठीक है, यहाँ पर आपको लगेगा गलत है। देखिए कितना स्मार्ट ऑप्शन, कितने स्मार्ट है। मौखिक मतलब कि यहाँ पर आप देखोगे कि सांकेतिक यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर मौखिक लिखा है। अब आप देखोगे कि व्याख्यान मौखिक मौखिक ये तो गलत है, फटाफट आंसर मारो, टाइम का भाव है और वो आप करते हो वहां पर। लेकिन यहाँ पर दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण लिखा है, अब जो बच्चा सुन नहीं सकता देख तो सकता है। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन के ऑप्शंस भी आप देखोगे ना तो बहुत मजा आने वाला, और यही चीज तो मैं सिखाने के लिए यहाँ पर इतना टाइम लेता हूँ। नहीं तो मेरे को क्या है, मैं तो क्वेश्चन पढ़ूं और आंसर पढ़ के निकल जाऊं, आपको लगेगा वाह सर ने 300 क्वेश्चन करा दिए कितने कम समय में। जितना समझना है वो समझो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षक बनने के लिए। मेधावी छात्र प्रतिभाशाली छात्रों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बच्चों में किस तरह की संभावना है, अगर आप प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो कौन सी खूबी है जो आपके अंदर होगी। उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, तो मूल बातों का जैसे कि फाउंडेशनल चीजें हैं तो उनकी समझ नहीं होती क्या उनको। ठीक है, अब प्रतिभाशाली बालक है तो क्या ऊपर ऊपर से एरोप्लेन के बारे में सिर्फ जानेगा, एरोप्लेन कैसे उड़ता है इसके बारे में नहीं जानेगा, ऐसा नहीं है। एरोप्लेन कैसे उड़ता है हर एक चीज के बारे में उनको नॉलेज होगी। एप्पल जानता है तो क्या एप्पल कैसे बना ये नहीं जानता है, बिल्कुल जानता है। तो मूल बातों की सहज समझ उनके अंदर नहीं होती, ऐसा नहीं है। अभाव मतलब कि नहीं होना, कमी होना उस चीज की। अपने सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसा नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे सबसे तेज देते हैं, सबसे तेज आप देखोगे तो सबसे तेज कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स देते हैं। और ये प्रतिभाशाली बच्चे ऐसा नहीं है जन्म से होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं कर्म से होते हैं, इस चीज को भी याद रखेंगे। जिस तरीके का उनको एनवायरनमेंट मिलेगा, जिस तरीके की चीज वो करना चाहते हैं वो अगर उसको करने दिया जाए तो प्रतिभाशाली बच्चे बनते हैं। यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई काम में चुनौती भरा है तो उसको तो बहुत तसल्ली से करते हैं और बहुत कहीं ना कहीं आप देखो स्वाद लेकर के करते हैं उस चीज को। क्यों, क्योंकि उनको मजा आता है। क्यों, क्योंकि वो समाधान खोजने का प्रतीक्षा व्यक्त करते हैं। किसी भी समस्या को दे दो वो समाधान में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक टैग लग चुका है, वो मेधावी छात्र है, प्रतिभाशाली छात्र है। अगर आपके ऊपर भी कोई टैग लगेगा ना, जैसे कि आप जिस दिन टीचर बन जाएंगे आपके ऊपर एक टैग लग जाएगा, फिर आपके अंदर समाज के अंदर ना रेपुटेशन होगी। आपको कुछ नहीं आता ना, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ना ये सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएंगी सबकॉन्शियस माइंड से, और आप सबको ज्ञान दोगे और आप कहोगे कि देखो मैं शिक्षक हूं और इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से। शिक्षक के अंदर ज्ञान ही तो है जो शिक्षक को महान बनाता है। और शिक्षक जो है वो बना जाता है किससे, समस्या का समाधान करके। और समस्या आपकी क्या है, सीटेट पास करना, उसको समस्या का समाधान कीजिए, शिक्षक बनेंगे। ठीक है, एक अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। निम्नलिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायता प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच। अब ये है क्या चीज है, क्या बोल दिया इसमें। ठीक है, तो अटेंशन ADHA, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, ADHD। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट मतलब कि कमी, अटेंशन मतलब अटेंशन, डेफिसिट मतलब कमी, हाइपर एक्टिव मतलब कि बहुत ऐसा बच्चा है जो उछल कूद करता रहता है, और डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसको करने जब किसी के अंदर पेशेंस नहीं है तो आप उसको किसी भी तरीके की प्रदत्त कार्य मतलब कि असाइनमेंट दे रहे हो, लिखित असाइनमेंट दे रहे हो, सहायता प्रौद्योगिकी तक पहुंच सुगम्य पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं करेगा। विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, ऐसा नहीं है। प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधीय समूहों में प्रस्तुत करना, ये भी नहीं कर पाएगा। बिना किसी अंतराल के लंबी समय अवधि वाले व्याख्यान, उसको ये पता दिक्कत कब होगी,
उसको दिक्कत तब होगी जब किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान देना। जैसे कि आप 2 घंटे किसी बच्चे को सिर्फ लेक्चर दो, तो आप देखते हो ना कुछ लोग बोर होकर पीछे से उठने लगते हैं। आगे से नहीं उठेगा कोई भी, भले झेल जाएगा लेकिन नहीं उठेगा, कोई क्या कहेगा, लेकिन पीछे से धीरे धीरे सरकना स्टार्ट कर देते हैं लोग, क्योंकि बोर होने लगते हैं। उनके अंदर है एडीएचडी। तो हर इंसान के अंदर एडीएचडी है। अब ये मत सोचना कि ये बहुत स्पेशल बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये होता है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपन से बहुत कार्टून दिखाया गया, ठीक है, बहुत खेलते कूदते हैं, और जब स्कूल में जाते हैं तो उनके अंदर वो पेशेंस नहीं होता है, तो परेशान हो जाते हैं इस चीज को लेकर के। तो यहाँ पर देखोगे बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान जब देने की बात की जाएगी तो बच्चे जो है यहाँ पर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। बाकी असाइनमेंट दोगे तो असाइनमेंट पूरा करेंगे, मर के जी के कैसे भी करें, लेकिन धीरे धीरे सहायता प्रदान किया जाए तो उस गम्य तक पहुंचते हैं, मतलब कि उस चीज को कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, कोई भी उद्दीपन क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज देना जो कि आपको अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो विभिन्न संवेदों को उद्दीपक, अरे तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो बच्चा, तुम कर सकते हो, ये सब बोलो तो अच्छी बात है ना। छोटे छोटे प्रबंधीय समूहों में प्रस्तुत करना, कोई भी कार्य को छोटे छोटे टाइम में दो। जैसे कि देखो मैं 10-10 क्वेश्चन की वीडियोस बना रहा हूं, मैं चाहूं तो 20-20 क्वेश्चन की वीडियो दूंगा, तो वो वीडियो क्या होगी, 40-50 मिनट की होगी। और आप कहोगे 40-50 मिनट में 20 क्वेश्चन, अरे भाई 20 क्वेश्चन से बहुत ज्यादा मैं आपको वो नॉलेज देता हूं जो इंपॉर्टेंट है कि आप समझते कैसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज ऐसी जो बिना किसी अवधि में दिए एक लंबी अवधि के लिए कोई व्याख्यान दिया जाता है तो उसको बोला जाता है एडीएचडी, ठीक है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4, ठीक है। चलिए अब मुलाकात करेंगे 151 क्वेश्चन पे। अपना ख्याल रखें।